रुद्राज ने अपनी कार अभी पुल पर नहीं चढ़ाई थी कि सामने का नजारा देखकर वो शॉक्ड हो गया। उसने फौरन अपनी कार के ब्रेक पर पैर रखा, जिस वजह से कार के ब्रेक जोर से चरचराए। वो अपनी कार से निकलकर पुल की रेलिंग की तरफ भागा और सामने वाले इंसान को दोनों हाथों से पकड़कर पीछे खींचा। ये क्या कर रही हैं आप? किसी भी प्रॉब्लम में घबरा कर ये काम करना कोई अच्छी बात तो नहीं। उसने अपने गुस्से से लाल पड़ते चेहरे से उसे अपनी तरफ घुमाया, लेकिन तभी वो बेहोश होकर उसकी मजबूत बाजुओं में झूल गई। रुद्राज के होश उड़ गए। उसने हैरान होकर उस लड़की को देखा, फिर इधर उधर देखा, कहीं कोई नजर ना आया। उसने कुछ सोचकर उस लड़की को अपनी गोद में उठाकर अपनी कार की पिछली सीट पर लेटाया और चल पड़े अपने घर की ओर। रुद्राज को सोचकर राठौर मेंशन की बिल्डिंग की तरफ जाने की बजाय अनेक्सी में ले आया, जो उनकी बिल्डिंग से थोड़ा साइड में बनी हुई थी। चलते चलते उसने अपने फैमिली डॉक्टर को फ़ोन कर दिया था घर पर आने के लिए। रुद्राज ने वहाँ के एक सिक्योरिटी गार्ड को अपने पास बुलाकर कहा, डॉक्टर यहाँ आए तो उनको उधर ही ले आना। जी साहब, गार्ड ने सर झुकाकर कहा। रुद्राज जाते जाते फिर बोला, आंटी कहाँ है? जी, वो अपने कमरे में आराम कर रही है, गार्ड ने जवाब दिया। रुद्राज अपनी कार को वहीं पर खड़ी करके पीछे की तरफ आया और उस लड़की को अपनी बाहों में उठाकर अंदर की तरफ चला गया। बेड पर बेहोश पड़ी लड़की को रुद्राज ने अब इत्मीनान और ध्यान से देखा, जो दिखने में उम्र 22 या 23 साल, हाइट यही कोई 5 फुट 5 इंच, खूबसूरत चेहरा, डार्क ब्राउन खूबसूरती से कटे हाइट, लाइट स्टाइलिश बाल, दूध और मलाई जैसे रंग, खूबसूरत घनी पलकें, आंखें जो अभी फिलहाल इस वक्त बंद हुई थी। वो थी गुलाबी होंठ और होठों के ऊपर काला तिल। उस लड़की के चेहरे में जाने कैसी कशिश थी कि रुद्राज जैसा लड़का भी नजर न हटा पाया। खासकर उस तिल को देखकर उसने अपनी नजरें फेर ली। हालांकि रुद्राज कोई आम इंसान नहीं था, ना ऐसे लड़की बाज था। वो तो लड़कियों की तरफ आंख उठा करके भी नहीं देखता था, हाँ मगर इज्जत जरूर करता था। थोड़ी ही देर के बाद उनके फैमिली डॉक्टर रविंद्र शर्मा आ गए। रुद्राज ने उनको सारी बात बताई। डॉक्टर ने उस लड़की का चेकअप किया। डॉक्टर ने चेहरे पर फिक्रमंदी देखकर रुद्राज से उनकी तरफ सवालिया नजरों से देखा। मिस्टर राठौर, ये लड़की माँ बनने वाली है, ये बोलकर थोड़ा रुके और रुद्राज की तरफ देखने लगे। वहीं रुद्राज सॉफ्ट की पोजीशन में खड़ा डॉक्टर की तरफ देखता रहा, फिर हैरत से बेड पर लेटी लड़की की तरफ देखा। पता नहीं जाने क्यों दिल में दुख और अफसोस सा हुआ। टेंशन और कुछ न खाने पीने की वजह से उनकी यह हालत हो गई है। डॉक्टर रविंद्र ने उस लड़की को चेक करके बताया। अब आइए मिलते हैं हमारे इस कहानी के हीरो से। रुद्राज सिंह राठौर, उम्र 30 साल, हाइट यही कोई 6 फुट 4 इंच, पर्सनालिटी बोले तो कमाल धमाल जिमिंग बॉडी, रंग गोरी के साथ साथ गुलाबीपन पर, ब्राउन आंखें, लाल लाल होठ, हल्की सेविंग, कुल मिलाकर बवाल पर्सनालिटी। नेचर में ये बहुत अच्छे, मतलब अच्छों के लिए अच्छे, बुरों के लिए बुरे। रुद्राज सीतामपुर गांव राजघराने से ताल्लुक रखते हैं। ये वहाँ के इकलौते चिराग तो हैं, पर ये अपनी उस सियासत को छोड़ बेगुनाह लोगों को अपनी दलीलों से इंसाफ दिलाते हैं। जी हाँ, ये पेशे से इस मुंबई के जाने माने एडवोकेट हैं। उनके पास दौलत इतनी कि 7 पुश्त बैठकर खाएं। इनकी पूरी फैमिली सियासत की नज़र हो गई है। मतलब दुश्मनों ने राठौर फैमिली का कार एक्सीडेंट कराकर मौत के घाट उतार दिया था। जब से ही रुद्राज अपनी दूर की काकी के साथ मुंबई शहर में राठौर मेंशन में रहता है। क्या बात है रुद्राज, क्या ये लड़की बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे लिए? डॉक्टर रविंद्र शर्मा ने उसको परेशान देखकर उसके कंधे पर हाथ रखकर पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं इनको जानता भी नहीं हूँ, बस अफसोस हुआ कि इतनी सी उम्र में। रुद्राज ने बात अधूरी छोड़कर डॉक्टर रविंद्र से कहा। थैंक यू आपको डॉक्टर रविंद्र, मैंने आपको इतनी इमरजेंसी में यहाँ बुलाया। ऐसा कुछ नहीं है, इन्हें होश आने पर फौरन कुछ खिलाना पिलाना, मेरी जरूरत पड़े तो फोन कर देना, मैं आ जाऊंगा। डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी ने अपनी ड्यूटी निभाई। जी ठीक है, थैंक्स। ये बोलकर रुद्राज डॉक्टर को बाहर तक छोड़कर फिर अंदर आया। रुद्राज बेड के पास आकर खड़ा हुआ और फिर उस लड़की को देखने लगा। जाने क्या बात थी उसके बारे में जानकर उसे शौक सा लगा था। उसका दिल चाहा था कि ये जो कोई भी है इसके सारे दुख दूर करके इसकी झोली खुशियों से भर दे। उसने बेड के साइड से
जग उठाकर थोड़ा सा पानी अपने हाथ में लिए और फिर उस पानी को लेकर उस लड़की के चेहरे पर छिड़का तो वो थोड़ी सी होश में आने लगी। फिर उस लड़की ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलकर अपने सामने इतने हैंडसम एंड डेसिंग शख्स की तरफ देखा तो वो फौरन एकदम से घबरा कर उठ बैठी। रुद्राज, जो उसके पानी डालने के बाद उससे थोड़ा दूर खड़ा उसके होश आने का वेट कर रहा था, उसके ऐसे अचानक उठकर बैठने से उसके पास चला आता है। आप कौन हैं? मैं यहाँ कैसे आई? उस लड़की की आंखों में हल्का सा खौफ उतर आया था, जो रुद्राज ने भी महसूस कर लिया था। आप 1 मिनट रुके, ये बोलकर रुद्राज वहां से बाहर चला आ जाता है। कुछ देर बाद में जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में दूध से भरा गिलास होता है। ये ले, आप पहले इसे पी लें, फिर हम आराम से बात करेंगे। रुद्राज ने उसकी हालत समझते हुए उसको दूध पीने को दे दिया। नहीं, मैं नहीं पीऊंगी, मुझे भूख नहीं है। उसने कहने को तो कह दिया था, पर सच ये था उसको वास्तव में भूख लगी हुई थी। देखें, जिद ना करें, इसे पी लें, आप खुद को रिलैक्स फील करेंगी, रुद्राज ने उसको समझाया। नहीं, अब मैं सारी जिंदगी रिलैक्स फील नहीं कर सकती। उस लड़की के आंसू आंखों से फिसलकर गालों पर बहने लगे। मेरी जिंदगी तो खत्म हो गई, मैं तन्हा हो गई इस दुनिया में, मेरा कोई नहीं रहा, कोई नहीं। काश मैं मर गई होती। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही, सब लोग मुझे ही बुरा समझते हैं। ये बोलकर वो फूट फूट कर रोने लगी। रुद्राज उसके ऐसे रोने से बेचैन हो जाता है। उसके समझ में नहीं आ रहा था कि उस प्यारी सी लड़की को कैसे चुप कराए, कैसे तसल्ली दिलाए। प्लीज, आपके ऐसे रोने से कुछ नहीं मिलेगा। आप मुझे बताएं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप क्यों नदी में छलांग लगाने जा रही थी? आप जानती हैं, खुदकुशी करना बुजदिली है। रुद्राज ने उसके सामने वो बात रखी जो उसको काफी देर से परेशान कर रही थी। वो लड़की जो रुद्राज की बात ध्यान से सर झुकाकर सुन रही थी, उसने रोते रोते एकदम से चौंक कर अपना सर ऊपर उठाया। आपसे किसने कहा मैं खुदकुशी करने लगी थी? उसने हैरान होकर अपने सामने खड़े देवता समान लड़के से कहा। अब चौंकने की बारी रुद्राज की थी। रुद्राज थोड़ा संभला और फिर उससे बोला, वो मैंने देखा था, आप कूदने ही वाली थी। अगर मैं ना पहुंचता तो शायद आप। रुद्राज बोलते बोलते रुक सा गया। रुद्राज की बात सुनकर उसने चुपचाप अपना सर झुका लिया। ये सही है, मैंने खुदकुशी के बारे में सोचा था, मगर मैं इतनी बहादुर कहाँ। दरिया के पानी को देखकर ही डर गई थी, बस मुझे चक्कर से आ गए थे उसे देखकर। उसने अपनी वजह बताई। ओह, रुद्राज ने गहरा सांस लिया। चले, ये दूध पी ले, फिर इत्मीनान से बताएं क्या प्रॉब्लम है आपके साथ। शायद मैं आपकी कुछ मदद कर सकूं। रुद्राज ने उसे अपनेपन से कहा। मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। शायद मेरी प्रॉब्लम सुनकर आप मेरी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे, उसने रुद्राज की बात को सुनकर कहा। रुद्राज भी अब उसको ज्यादा फोर्स नहीं कर सकता था, इसलिए उसने उन सब बातों को छोड़ उसको जिद करके दूध पीने को कहा। फिर वो उससे दूध का गिलास लेकर पीने लग गई। रुद्राज, आपका नाम क्या है? रोशनी, उसने अपना नाम बताया। क्या ये असली नाम है? रुद्राज ने मुस्कुराते हुए पूछा। जी हाँ, यही मेरा नाम है, रोशनी ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। उसके ऐसे देखने से रुद्राज एकदम थम सा जाता है। उन झील सी काली आंखों में हद से ज्यादा मासूमियत थी। रुद्राज को अपनी हार्ट बीट मिस होती महसूस हुई। रुद्राज, तो रोशनी जी, आप कुछ देर सो लें, फिर हम आपकी प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे। अगर आप घर जाना चाहोगी तो। अभी वो बोल ही रहा था। नहीं, रोशनी एकदम घर के नाम से डर गई। मैं घर नहीं जाना चाहती, प्लीज, रोशनी ने अपनी भरी आंखों से रुद्राज से रिक्वेस्ट करी। मगर आपके घर वाले परेशान होंगे, रुद्राज ने बेचैनी से कहा तो रोशनी इस बात पर फिर से रोने लग जाती है। उसके ऐसे रोने से रुद्राज ने उससे कहा, अच्छा आप सो ले, फिर देखा जाएगा। इतना बोलकर रुद्राज ने उसको जबरदस्ती लिटा दिया, फिर खुद भी वहां से चला गया। पेट में कुछ पहुंचने से उस पर थोड़ी नींद हावी होने लगी थी। रुद्राज के वहां से जाने के बाद वो अब सोने की कोशिश करने लगी। रुद्राज दूसरे कमरे में आकर रोशनी के बारे में ही सोच रहा था। उसकी प्रॉब्लम क्या है? वो घर जाना क्यों नहीं चाहती है? उसके साथ ऐसा क्या हादसा हुआ है जो वो अपने घर जाने के नाम से भी घबरा रही है? चेहरे से तो वो मासूम और सच्ची लड़की लगती है। रुद्राज अगर चाहता तो मिनटों में पता लगा सकता था, पर वो चाहता था रोशनी खुद से ही
उसको अपनी खुदकुशी करने की वजह बताए। ऐसे ही रोशनी के बारे में रुद्राज को सोचते सोचते शाम हो गई। शाम की चाय पर हेमलता देवी जी भी उठ गई थी। रुद्राज मेंशन में आया तो उसको लाउंज में ही अपनी आंटी बैठी दिखाई दी। उनके सामने सर्वेंट चाय की ट्रे रख दी थी। रुद्राज हेमलता देवी जी के पैर छूकर उनके सामने वाली ही चेयर पर बैठ जाता है। जीते रहो बेटा, आप जल्दी आ गए, क्या बात है? हेमलता देवी जी ने मुस्कुराते हुए कहा। जी, आज काम कम था, अदालत जल्दी उठ गई थी। ये छोड़िए, ये बताएं आपके घुटनों का दर्द कैसा है? रुद्राज ने उनसे उनकी तबीयत के बारे में पूछा। बेटा, वो संतोषी ने मालिश की थी, अब तो कुछ आराम सा है, हेमलता देवी जी ने कहा। सर्वेंट ने चाय का कप रुद्राज के सामने रखा तो वो चाय का घूंट भरकर बोला। आंटी, वो अनेक्सी मेरी एक गेस्ट ठहरी है, मैं उनसे आपको मिलवाऊंगा, मगर आप उनसे कोई सवाल ना कीजिएगा, मैं आपको उसके बारे में बाद में बता दूंगा। रुद्राज ने फिलहाल के लिए उनकी असल बात से दूर रखा था। ठीक है बेटा, जैसी तुम्हारी मर्जी, हेमलता देवी जी ने उसको इत्मीनान दिलाते हुए कहा। कुछ देर बाद रुद्राज अपने साथ रोशनी को राठौर मेंशन ले आया, जहाँ पर हेमलता देवी जी बैठी उन्हीं का ही इंतजार कर रही थी। वहीं रोशनी भी वहां आकर सब जगह देख रही थी। महल जैसी कोठी के अंदर जब उसने कदम रखा तो उसको एक अपनायत सी महसूस हुई। जैसे जैसे वो अंदर कदम बढ़ा रही थी वैसे वैसे ही हर तरफ देखती जा रही थी। तभी रुद्राज ने उसको एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए अंदर चलने को बोला। रोशनी ने उस कमरे में पहुंचकर अपने सामने बेड पर बैठी एक लेडी को देखा, जो देखने से उनके चेहरे पर एक तेज दिखाई देता था। उम्र उनकी यही कोई 56 या 57 के आसपास की लग रही थी। क्रीम कलर की शिफॉन साड़ी पहन, बालों का जूड़ा बनाए, रुद्राज की माला गले में पहने वो बिल्कुल एक परफेक्ट भगवान जी की भक्त लग रही थी। वहीं हेमलता देवी जी ने भी अपने सामने रुद्राज के साथ खड़ी लड़की को देखा तो उनकी आंखों में उसे देखकर एक चमक सी आ उतरी। पिंक कलर के हल्के कढ़ाई वाले सूट में खुले बालों के साथ कुछ झिझकती शर्माती वो लड़की उन्हें बहुत अच्छी लगी। आंटी, इनसे मिलिए, ये है रोशनी, और रोशनी, ये है मेरी माँ समान आंटी जी। रुद्राज ने उन दोनों को एक दूसरे से मिलवाया। रोशनी ने फौरन ही उनके पास जाकर पैर छू लिए तो हेमलता जी ने उसको अपने पास ही बिठा लिया। बेटा, हमारे यहाँ बेटियां पैर नहीं छूती हैं, बेटियां तो माँ बाप के लिए माता रानी का दूसरा रूप होती हैं। ये बोलकर वो उसके माथे को चूम लेती हैं। उनकी इतनी ममता भरा स्पर्श पाकर रोशनी की आंखों से आंसू बह जाते हैं। क्या हुआ बेटी, मेरी कोई बात बुरी लगी? रुद्राज और हेमलता जी उसको रोने से परेशान हो जाते हैं। नहीं नहीं आंटी जी, वो बस आपकी मोहब्बत देखकर मुझे किसी की याद आ गई थी, रोशनी ने अपने आंसू साफ करते हुए उनको कहा। तो उन्होंने भी उसको अपने सीने से लगा लिया। कुछ देर बैठकर रुद्राज उसे राठौर मेंशन के एक खूबसूरत से कमरे में ले आया। उसके वहां आने से पहले ही रुद्राज ने इस कमरे को साफ करा दिया था, किसी सर्वेंट से बोलकर। अब रुद्राज ने उसको बेड पर बिठाया और खुद एक चेयर खींचकर उसके सामने आकर बैठ गया और फिर इत्मीनान से बोला, हाँ, अब तुम अपनी प्रॉब्लम बताओ। उसने डायरेक्ट उसकी आंखों में झांकते हुए बोला। उसकी बात सुनकर रोशनी घबरा जाती है। वो उससे डरी डरी से बोली, अगर आपने सब कुछ सुनने के बाद मुझे यहाँ से जाने को कह दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? रोशनी ने खौफ ज़दा होकर उससे कहा। तुम बेफिक्र रहो, मैं ऐसा नहीं कहूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे, रुद्राज ने उसको यकीन दिलाते हुए कहा। आप ये तो अभी कह रहे हैं जब आपको कुछ पता नहीं है, वो बच्चों की तरह उसे सादगी से बोली। रुद्राज, मैं कह रहा हूँ, मैं तुम्हें जाने के लिए मजबूर नहीं करूँगा। रोशनी, चाहे मेरा कसूर हो या मैं बुरी साबित हूँ तब भी? रुद्राज, हाँ, फिर भी। रुद्राज के कहने पर रोशनी ने उन्हें हैरत से देखा, जैसे उसे यकीन नहीं आ रहा हो। रोशनी, वादा, उसने एक उम्मीद से उसकी तरफ देखते हुए कहा। रुद्राज ने अपना मजबूत हाथ आगे बढ़ाया तो रोशनी भी झिझकते हुए अपना हाथ आगे बढ़ाया। रुद्राज ने उसका नाजुक हाथ अपने मजबूत हाथों में देखकर नरमी से दबाने के साथ साथ अपनी आंखों से भी उसको अपने होने का यकीन दिलाया। तो वहीं रोशनी को उसके छुअन से अपने अंदर एक नई अनदेखा मीठा सा एहसास हुआ, जिस बात का गवाह उसके बदलते चेहरे का रंग था, जो रुद्राज को भी पसंद आ रहा था। वो उसको बड़ी दिलचस्पी से देख रहा था। फिर जब दोनों की नजरें मिली तो
वो दोनों ही एक दूसरे की आंखों में देखने लगे थे। फ्लैशबैक। ये कहानी शुरू होती है हरिद्वार से, जहाँ पर अग्रवाल नाम के एक परिवार रहता था। तो चलिए मिलते हैं हम उन लोगों से। मिस्टर शरद अग्रवाल और जया शरद अग्रवाल को भगवान ने 2 ही बच्चे दिए थे, सानवी और सोनाली। सोनाली 5 फुट 3 इंच की हाइट, दुबली पतली सी, अच्छे नैन नक्श वाली खूबसूरत की मिसाल थी। सानवी 5 फुट 2 इंच की हाइट, अच्छी फीचर, काफ़ी सुडौल बॉडी थी उसकी। उसके बावजूद वो भी खूबसूरत लगती थी। कहने को ये दोनों बहनें थीं, पर उसके उल्टे एक दूसरे की अपोजिट थीं। जहाँ सोनाली सीधी सादी और धीमे सुरों में बोलने वाली थी, तो वहीं दूसरी तरफ सानवी उतनी ही अपने मन की करने वाली और जिद्दी थी। कहने को तो वो सोनाली से छोटी थी, इसलिए वो अपनी बड़ी बहन को भी भाव नहीं देती थी। उसका बस एक ही काम था, बड़ी बहन पर हुक्म चलाना, उसकी चीज़ों को छीनना और उससे लड़ना झगड़ना उसकी आदतों में शामिल था। शरद जी और जया जी अच्छे स्वभाव की वजह से सोनाली को ज़्यादा चाहते थे, जबकि सानवी की वजह से हर वक्त परेशान रहते थे। यही वजह थी सानवी और ज़्यादा अपने से 1 साल बड़ी बहन की बहन कम, दुश्मन ज़्यादा हो गई थी। वक्त अपनी गति से आगे बढ़ रहा था, तभी उन दोनों का कॉलेज टाइम शुरू हुआ। दोनों बहनें कॉलेज में आने जाने लगीं। और यहाँ भी एक अजीब इत्तेफाक था कि दोनों बहनें एक ही लड़के को चाहने लगीं। ये लड़का जया जी की कजिन का बेटा था, जो बरसों बाद लंदन से आकर यहीं हरिद्वार में सेटल हो गया। उनका इकलौता ही बेटा था, दीपक प्रताप चौहान। दीपक 6 फुट 1 इंच हाइट, जिम में कमाई बॉडी, गहरी काली आंखें, खूबसूरत की मिसाल। वो लड़कियों के लिए एक आइडियल था। दीपक को देखकर दोनों बहनें उसे अपना दिल दे बैठी, मगर दीपक तो सोनाली में दिलचस्पी रखता था। वो तो सानवी को लिफ्ट ही नहीं देता था। सानवी को जब पता चला कि सोनाली और दीपक एक दूसरे को चाहते हैं, तो उसने अपनी आदत के मुताबिक हर कीमत पर दीपक को सोनाली से छीनने का इरादा कर लिया, जिसके लिए उसने अपना सातित दिमाग चलाना शुरू कर दिया था। कुछ दिन बाद दीपक किसी काम की वजह से हरिद्वार से बाहर गया था। तभी उसके पीछे सोनाली के लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता आया। ये सानवी के लिए एक मौका साबित हुआ कि वो सोनाली को दीपक की जिंदगी से दूर कर सके। इसलिए उसने जया जी को मजबूर कर दिया कि वो ये रिश्ता मंजूर कर ले। जया जी कश्मकश में थी, क्योंकि वो चाहती थी कि सोनाली का रिश्ता दीपक से हो जाए। यहाँ भी सानवी ने अपनी माँ को धोखा दिया कि वो दीपक से मोहब्बत करती है और दीपक भी उसे चाहता है। इतना सब जानने के बाद जया जी ने शरद जी को सब कुछ बताकर सोनाली से बगैर पूछे रिश्ता मंजूर कर लिया। उनको लगा था कि सोनाली सीधी सादी है, उनकी बात का लाज रखेगी। हुआ भी ऐसे ही। सोनाली ने अपने खून के आंसू पीकर अपने माँ बाबा का मान नहीं तोड़ा। यही नहीं, रिश्ता हो जाने के बाद आनन फानन में मगनी भी कर दी गई। दीपक वापस आया तो उसका दिल टूट सा गया। सोनाली के रिश्ते के बारे में जानकर उसने अपने घर में खूब बवाल मचाया, अपने माता पिता को भी खूब सुनाया कि वो सब कुछ जानते बूझते चुप कैसे रहे। और फिर एक दिन दीपक को पता चला कि ये सब सानवी ने जानबूझकर किया है, तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसका तो खून ही खौल उठा था, पर उसने अपने आप को कंट्रोल में रखा। उसने अपने माता पिता से, जया जी और शरद जी से बात करने को कहा। जब वो नहीं माने तो वो खुद ही उनके सामने अपने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, मगर उन्होंने भी मजबूरी बताकर रिश्ता तोड़ने से इनकार कर दिया। दीपक वहां से आकर फिर चुप चुप सा हो गया। और सोनाली की शादी के कुछ महीने बाद जब उसने सानवी से शादी की हामी भरी, तो सबके साथ साथ सानवी भी हैरान रह गई। सानवी को यकीन ना था कि हकीकत जानने के बाद दीपक उससे शादी के लिए तैयार हो जाएगा। वो इसे अपनी जीत समझी थी, लेकिन शादी की पहली रात ही उसके सारे ख्वाब दीपक ने चकनाचूर कर दिए। दीपक ने उसकी खूबसूरती भी नहीं देखी थी कि वो दुल्हन बनी कैसी लग रही है। तुम जैसी खुददार, जिद्दी और खुदगर्ज औरत से कौन शादी कर सकता है? तुमने मेरी और सोनाली की मोहब्बत को जिस तरह मारा है, मैं भी तुम्हें इसकी सजा दूंगा। जिस तरह हम दोनों तड़पे हैं, अब वही सजा मैं तुम्हें दूंगा। तुम मेरी मोहब्बत भरे एक शब्द के लिए भी तरसोगी, क्योंकि तुम जिंदगी भर मेरी नफरत की आग में जलती बुझती रहोगी। ये बोलकर वो उसको वहां कमरे में अकेला छोड़कर चला गया। सानवी तो दीपक के हर एक शब्द को सुनकर जैसे सकते में आ रही थी। उसका सारा गुरूर मिट्टी में मिल गया था। दीपक ने अपना कहा पूरा किया। उसने सानवी को अपनी मोहब्बत के लिए पल पल उसको तरसाया था। कुछ टाइम आगे सरका।
दीपक अपने परिवार को लेकर मुंबई शिफ्ट कर गया था। जब ही उसको एक खबर मिली, एक हॉस्पिटल में बच्ची की पैदाइश के वक्त सोनाली भी मौत के मुंह में जा सोई। उसके जाने के बाद सोनाली के पति ने भी दूसरी शादी कर ली। वहीं दूसरी बीवी ने उस नन्ही सी जान उस बच्ची को देखने पर तैयार नहीं हुई, तो दीपक ने उस बच्ची को अपने पास रखने की पेशकश की, जिसको उन लोगों ने खुशी खुशी सौंप दी। दीपक ने आते ही वो बच्ची सानवी की गोद में डाल दी और उससे बोला, तुम्हारे पाप के धोने का इंतजाम भगवान जी ने इस बच्ची की सूरत में कर दिया है। अब इसे अपनी सगी बेटी समझकर पालो। इसकी आंख में कभी आंसू नजर ना आए। अगर तुमने इसे अपनी बेटी की तरह पाला तो शायद मैं भी तुम्हें माफ कर दूं। ये बोलकर वो वहां से चला गया, ये देखे बिना कि वो पहली वाली सानवी तो कब की मर चुकी थी। अब जो सानवी थी वो बहुत अलग थी। उसने उस बच्ची को अपने सीने से लगाकर खूब प्यार किया था। आखिर उसकी बहन की इकलौती निशानी थी। सानवी ने वाकई अपना हक अदा किया। वो बच्ची सूरत शक्ल में अपनी माँ पर गई थी, मगर कुदरत का करना देखो, आदतों में अपनी मौसी पर चली गई थी। वैसी ही खुदसर जिद्दी वो 5 साल की थी जब सानवी ने 2 जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। सानवी ने सोचा शायद अब वो दीपक का दिल जीत लेगी, मगर दीपक की नज़र में जो हैसियत सोनाली के बच्चे की थी वो सानवी के बेटे जय और यंश के लिए कभी ना हो सकी। दीपक के लिए संध्या ही सब कुछ थी। वो उसे सोनाली समझकर उसकी हर जिद पूरी करता था। सानवी ने जुड़वा बच्चों के 4 साल बाद एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम उसने रोशनी रखा। सानवी की सारी मोहब्बत बेटी में समा गई, मगर दीपक अपनी सगी बेटी रोशनी की तरफ कोई ध्यान नहीं देते थे। उनके लिए अब भी संध्या ही सब कुछ थी। वो रोशनी को कभी अपनी गोद में भी नहीं लेते थे, ना प्यार करते थे। उनकी नज़र में उनकी बस एक ही बेटी थी, वो थी संध्या। दीपक ने सानवी से सख्ती से बोल रखा था कि वो कभी अपने बच्चों को ना बताए कि संध्या उनकी सगी बहन नहीं है। एक दिन सानवी ने दीपक से सवाल कर डाला, क्या रोशनी आपकी बेटी नहीं है? दीपक, है, मगर मैं ये सब तुम्हें दुख पहुंचाने के लिए करता हूँ। तुम्हारी यही सजा है। सानवी, मगर इसमें उस मासूम का क्या कसूर है? दीपक, कसूर तो सोनाली का भी कोई नहीं था, मगर उसे सजा मिली। सानवी, मगर दीपक, ये जुल्म है। कब तक आप अपने माजी में जिंदा रहेंगे? कब तक सोनाली की याद अपने दिल से लगाए रखेंगे? वो आज आखिर बिलख ही उठी थी। उसने आज तक अपने ऊपर जो बीती थी वो बिता ली थी, पर अपने तीनों बेकसूर बच्चों को अपने पिता के बिना प्यार मोहब्बत के देखती तो उसका कलेजा छन्नी हो जाया करता था। दीपक सानवी की बात सुनकर चुप होकर वहां से चले गए थे। सानवी पछताती थी कि उसने अपनी बहन और दीपक के साथ जो खेल खेला था वो अब उसे खून के आंसू रुला रहा था। इधर संध्या का नेचर सानवी पर और रोशनी का नेचर अपनी स्वर्गवासी मौसी पर गया था। सोनाली की तरह धीमे लहजे और सीधे स्वभाव वाली तारीख अपने आप को दोहरा रही थी। संध्या ने रोशनी के साथ वही सब किया जो कभी सानवी ने सोनाली के साथ किया था। अपने डैड की लाई हर चीज पर संध्या अपना हक समझकर कब्जा जमा लेती थी। दीपक कोई खिलौना या चीज लाते तो पहले संध्या को आवाज देते, उसे प्यार करते। रोशनी खड़ी बस देखती रह जाती। वो ये समझने की कोशिश करती कि उसके डैड उससे और उसके भाइयों से प्यार क्यों नहीं करते। फिर जब वो थोड़ी बड़ी हुई और समझदार बनी तो रोशनी समझ गई कि डैड की नज़रों में संध्या की जो हैसियत और दर्जा है वो शायद और किसी की में भी नहीं है। हर चीज पर पहला हक संध्या का ही होता था। वक्त के साथ बच्चे बड़े होते गए। जय, यंश कॉलेज पहुंच गए। रोशनी स्कूल में थी। सब बच्चों को उनके डैड के फर्क का पता था और वो इस कड़वी हकीकत को कबूल भी कर चुके थे। रोशनी काफ़ी ज़्यादा नर्म दिल थी। उसे अपनी माँ की ज़िंदगी के खालीपन का शिद्दत से एहसास होता और साथ ही उसे अपनी माँ की तन्हाइयों का भी एहसास था। वक्त के साथ साथ रोशनी में थोड़ी चेंजिंग आनी शुरू हुई। अब वो काफ़ी होशियार हो चुकी थी। वो जो चुपचाप सब सह जाती थी, संध्या की हर ज्यादती को बर्दाश्त कर लेती थी, मगर अब पता नहीं कैसे और क्यों उसके अंदर संध्या के खिलाफ एक ना मालूम सा गुस्सा जड़ पकड़ता जा रहा था। वो संध्या की अकड़ और खुशी देखकर जल जाती थी। उन्हीं दिनों जय और यंश हाई स्टडीज के लिए मुल्क से बाहर पढ़ने चले गए। संध्या ने एमए कर लिया था। उसके लिए रिश्ते आ रहे थे, मगर वो हर रिश्ते में कोई कमी निकाल देती और दीपक अपनी लाडली बेटी की बात सुनकर हंसकर टाल जाते। दीपक,
मेरी बेटी को जो रिश्ता पसंद आएगा उसकी शादी वहीं होगी। उनकी इस सह से संध्या और घमंड में आ जाया करती थी। वहीं सानवी परेशान रहती थी। संध्या की उम्र निकली जा रही थी। उन्हें डर था उम्र बढ़ने पर उसके लिए अच्छे रिश्ते नहीं आ पाएंगे। फिर 22 साल की संध्या को मोहित पसंद आ गया। एक कंप्यूटर सेंटर में संध्या की मुलाकात मोहित से हुई थी। मोहित बहुत हैंडसम था। उम्र भी 30 साल के करीब थी। माता पिता भी थे नहीं। एक बड़ी बहन थी, वो भी बाहर मुल्क में रहती थी। मोहित को भी संध्या पसंद आ गई। इस तरह संध्या की शादी उससे हो गई। फिर वो दोनों अमेरिका घूमने चले गए जहां मोहित की बहन रहती थी। 15-20 दिन घूम घाम कर आखिर वो दोनों वापस इंडिया आ गए। वापस आने पर संध्या बहुत खुश दिखाई देती थी। उस दिन रोशनी अपना चाय का मग लेकर लाउंज में आई। संध्या और मोहित वहां पर बैठे बड़ी सी एलसीडी पर कोई मूवी देख रहे थे। रोशनी वहीं पर एक सोफे पर जाकर बैठ गई। अकेले अकेले चाय पी रही हैं साली जी, हमें भी पूछ लेती, मोहित ने उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा। वहीं रोशनी ने देखा संध्या के चेहरे पर नागवारी सी छा गई थी। रोशनी को पता नहीं जाने क्या सूझा, मुस्कुराकर बोली, अरे जीजा जी, आप जरा हम पर अपनी नज़र तो डाला करें, फरमाइश तो करें, फिर देखें आपकी साली आपकी फरमाइश पूरी करती है या नहीं। उसने आज अपनी बड़ी बहन को सताने के लिए, ये जाने बिना कि उसकी इस एक बचकानी हरकत से उसके साथ पता नहीं क्या हो सकता था। वहीं मोहित हैरान रह गया। उसे रोशनी की तरफ से इतने अच्छे सलूक की उम्मीद ना थी। वो भी मुस्कुरा दिया। संध्या का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। रोशनी को तो उसे देख अजीब सी बहुत खुशी हुई थी। मोहित, तो हमारी फरमाइश है, हमारी साली हमें अपने हाथों से चाय बनाकर पिलाए। रोशनी उसकी बात सुनकर फौरन ही वहां से उठकर चली जाती है। जाते जाते एक नजर उसने संध्या के लाल चेहरे को देखा। वो बाहर निकली तो उसे संध्या की आवाज सुनाई दी जो मोहित से बोल रही थी। संध्या, मोहित, आपको रोशनी से इतना फ्री होने की क्या जरूरत थी? मोहित, अरे भाई साली है, मजाक करने का पूरा हक है हमें। संध्या, बस बस, मैं खूब समझती हूँ आपको, उसने नाराजगी से कहा। मोहित उसकी बात सुनकर खिलखिलाकर हंस दिया। हमारी धर्म पत्नी जी को क्या डर है? संध्या, मैं क्यों डरती? क्या मुझे इतना कमजोर समझ रखा है? उसने अकड़ कर कहा। रोशनी चाय बनाकर लाई तो संध्या ने उसके हाथ से कप ले लिया। रोशनी को पता नहीं क्यों संध्या को जलाकर एक अजीब सी खुशी हुई थी। संध्या, रोशनी जाओ पढ़ो जाकर। रोशनी, अरे दी, जरा जीजा जी से थोड़ी सी बातें तो करने दे। ये अमेरिका घूम कर आए हैं, इनसे वहाँ के किस्से। अभी वो इतना ही बोली थी जब संध्या चिल्ला पड़ी। संध्या, मैं कह रही हूँ तुम जाओ अपने कमरे में। उसके ऐसे चिल्लाने से मोहित भी उसको देखने लगा था। आखिर रोशनी उठकर अपने कमरे में आ गई। कुछ ही देर बाद संध्या तनतनाती हुई उसके कमरे में आ गई। संध्या, तुम्हें शर्म नहीं आती गैर मर्दों से फ्री होते हुए? रोशनी, गैर मर्द? कौन गैर मर्द? संध्या, मोहित, मोहित की बात कर रही हूँ मैं। ओ मोहित भाई, अरे वो तो मेरे जीजा जी हैं और मैं उनसे फ्री कब हो रही हूँ? मैं तो उनके साथ मजाक कर रही थी। रोशनी के चेहरे पर मुस्कुराहट फूट पड़ी थी। उसकी बात सुनकर संध्या के तो जैसे आग ही लग गई। देखो, मैं बताए देती हूँ, मोहित से दूर रहो, वरना। संध्या ने उसको वार्निंग दी। रोशनी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मोहित भाई दिल फेंक है। क्या आपको एतबार नहीं उन पर? उसने तंज किया। संध्या, ज्यादा ना होशियार बनने की कोशिश मत करो। ये बोलकर वो वहां से पैर पटकती हुई चली गई। उसके जाने के बाद रोशनी मुस्कुराती रही। अगली सुबह नाश्ते पर उसने मोहित को भी बैठा पाया। संध्या का मुंह फुला हुआ था। अरे जीजा जी, आप यही हैं? मैं तो समझी थी आप रात को चले गए होंगे। रोशनी मुस्कुराकर मोहित के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गई। संध्या ने उसको घूर कर भी देखा पर रोशनी ने उसको नजरअंदाज कर दिया। मोहित, जाने का प्रोग्राम तो था, मगर सोचा जरा अपनी साली जी के हाथों के बने पराठे खाकर जाएं। सुना है इन हाथों में जादू है। मोहित के लहजे में जाने क्या था कि रोशनी ठिठक सी गई। उसे कुछ अच्छा न लगा। उसने संध्या की तरफ देखा। उसका चेहरा धुआं धुआं हो रहा था। आपकी फरमाइश सराखों पर जीजा जी, मैं जरूर पराठे बना देती। कल छुरी लग जाने की वजह से मेरा हाथ जख्मी हो गया है, इसलिए। इससे पहले कि वो बात पूरी करती मोहित ने उसका हाथ पकड़ लिया। जरा देखूं कहाँ लगी छुरी हमारी साली जी को। रोशनी का रंग एकदम से उड़ गया। वो अपना हाथ छुड़ाकर वहां से भाग गई। मोहित, आप अपनी हरकतों से बाज आ जाएं, वरना। रोशनी को किचन से संध्या की आवाज सुनाई दी तो उसका दिल धड़क उठा। उसे कुछ खुशी सी हुई। संध्या को चलाना उसे अच्छा लग रहा था। बचपन की हुई ज्यादतियां
उसे मजबूर कर रही थी कि वो ये सब करके अपनी उन ना हुई गलतियों की सजा अब संध्या को यूं सता करके कर रही थी। फिर रोशनी ने ये रूटीन बना लिया। मोहित जब भी आता तो वो उसके आसपास ही घूमती रहती। संध्या के चेहरे के उड़ते तो रंग देखकर उसे सुकून सा मिलता। इस धुन में वो मोहित की आंखों में बसी हवस को ना पहचान पाई, वरना ऐसा करने से पहले वो हजारों बार सोचती। कुछ दिन बाद दीपक ने अपने दामाद मोहित को घर पर इनवाइट कर दिया था और रोशनी किचन में बिजी थी। वो खाना बना रही थी कि अचानक वहां मोहित आ गया। उसे वहां किचन में देखकर रोशनी घबरा गई। शायद उसकी गलत छुअन ने उसे एहसास करा दिया था। रोशनी, आप यहाँ क्यों आ गए? जाएं अंदर बैठे, उसने अपनी घबराहट को छुपाकर कहा। मोहित, हमारी साली जी यहाँ है तो हम भी आ गए यहाँ, ये बोलकर वो उसकी तरफ बढ़ने लगा। रोशनी ने चौंक कर उसे देखा। क्या कर रहे हैं आप? मोहित, अरे भाई, साली भी तो आधी घरवाली होती है ना। वो और उसकी तरफ बढ़ने लग गया। उसको अपनी तरफ बढ़ता देखकर वो पीछे को खिसक गई। देखे मोहित भाई, प्लीज। अरे यार, ये भाई कहना छोड़ो, बस मोहित कहो, उसने अपने कमीनेपन से कहा। आप यहाँ से चले जाएं। अब रोशनी को गुस्सा आ गया था। नाराज क्यों होती हो? मोहित ने उसका हाथ पकड़ा, जिसे रोशनी ने फौरन ही उससे छुड़ा लिया था। बड़ी जालिम हो यार, कभी हौसला देती हो, कभी मेरे पास आ जाने से भागती हो, मोहित ने उससे जैसे शिकायत करी। रोशनी, मोहित भाई जा यहाँ से, मैं डैड से आपकी शिकायत करूंगी। उसने उसको दीपक का हवाला देकर उसको धमकाया। क्या कहोगी? मोहित कमीनी हंसी हंसा और फिर बोला, तुम्हारी बात का एतबार कौन करेगा? उसकी ये बात सुनकर रोशनी हक्का बक्का सी रह गई। संध्या के पुकारने पर मोहित तो चला गया, लेकिन रोशनी सोचती रह गई। ये क्या कर डाला उसने? अनजाने में किस आग में हाथ डाल दिया? ये ना सोचा इस आग से उसका पल्लू भी जल सकता है। मैंने जो संध्या को जलाने के लिए ये खेल खेला, तो मोहित उसे कुछ और समझ बैठा। ये क्या हो गया मुझसे? हे भगवान, मुझे माफ कर देना। मैं अब कभी भी मोहित के सामने भी नहीं आऊंगी। ये सोचकर उसने जैसे तैसे करके खाने की तैयारी पूरी करी थी। सारे दिन वो बेचैन रही। पछतावे की आग में उसको अपने आप सुलगता हुआ महसूस किया। उसे मोहित की असलियत का पता चल गया था। रात को वो अपने कमरे में आकर खूब रोई। तभी आंधी तूफान की तरह संध्या उसके कमरे में अंदर आई। संध्या, अपने प्लान में नाकामयाब रही इसलिए रो रही हो? उसने आग उगलती नजरों से रोशनी को घूरा। वहीं उसके कहने पर अपनी भीगी सी नजरों से रोशनी ने उसकी तरफ देखा। संध्या, मैंने पहले ही कह दिया था कि मेरे पति पर डोरे डालना बंद कर दो। वो ऐसे नहीं है, मगर तुम्हारी समझ में नहीं आई मेरी बात। मोहित बहुत नाराज है और कह रहे हैं अपनी बहन को रोको। आज भी तुमने उनका हाथ पकड़ने की कोशिश की। तुम सुधर जाओ, वरना मैं डैड से तुम्हारी शिकायत करूंगी। उसने अपनी छोटी बहन का सच जाने बगैर उस पर अपना जहर उगला। मगर संध्या दी, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? रोशनी शर्म से जमीन में गड़ी जा रही थी, मगर इतना शर्मनाक इल्जाम को बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी। संध्या दी, मेरी बात का यकीन करें, मैंने तो कुछ नहीं किया, बल्कि उन्होंने खुद ही। बको मत, समझी तुम? मैंने खुद तुम्हें उनके हौसले अफजाई करते देखा है। किसी मर्द को मुस्कुरा मुस्कुरा कर दावत दी जाए तो उसका हौसला तो बढ़ता ही है। संध्या उसको बकबका कर वहां से चली गई थी। रोशनी बेजान सी गुमसुम बैठी रह गई। उसका दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। आंखों से आंसुओं का सैलाब सा जारी हो गया था। सानवी जब उसके कमरे में अंदर आई तो उसे ऐसे देखकर घबरा गई। जब उन्होंने उसको झिझोड़ कर उसके गुमसुम होने की वजह पूछी तो रोशनी एकदम से रोते हुए उनसे लिपट गई। मम्मा, मेरा क्या कसूर है? संध्या दी मुझ पर इतना शर्मनाक इल्जाम लगा गई हैं। मैं तो जीजा जी को अपना भाई समझती हूँ। मुझे ही सब गलत क्यों समझते हैं? डैड भी मुझसे मोहब्बत नहीं करते। वो मुझे संध्या दी जैसा प्यार क्यों नहीं करते हैं? क्यों ऐसा? क्यों है मम्मा? ऐसा क्यों है? आज रोशनी ने अपनी माँ से वो सवाल कर लिया था जो बचपन से उसको परेशान करता आया था। वहीं सानवी का दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा था। वो रोशनी को अपने सीने से लगाकर खुद भी खून के आंसू बहाती रही। रोशनी ने रोते रोते ही उनको सब कुछ बता दिया था, जो भी उसने किया या जो भी आज उसके साथ हुआ। ये सब जानकर वो भी डर गई थी। वो जानती थी दीपक के लिए संध्या ही सब कुछ है। वो कभी भी उन दोनों माँ बेटियों का विश्वास नहीं करेंगे। ऐसे फिर ही पता नहीं कितने दिन ही बीत गए। संध्या मोहित ने यहाँ पर आना कम कर दिया था। वो लोग आते भी तो रोशनी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी।
उन दिनों उसकी कॉलेज की छुट्टियां थीं। दीपक और सानवी किसी कजिन की डेथ पर गए थे। रोशनी घर पर ही थी। सानवी ने संध्या से फोन करके कहा था कि वो यहाँ आ जाए ताकि रोशनी रात को अकेली न रहे, मगर वो इस बात से अनजान थी आज उस घर में एक कयामत गुजरने वाली थी जो शायद किसी के लिए मरने के बराबर थी। रोशनी ने अपने माता पिता के जाने के बाद घर का गेट लॉक कर दिया था और आकर नाश्ता करने लगी। अभी वो नाश्ते से फ्री ही हुई थी कि घर की डोरबेल बजी। ये टाइम काम करने वाली मासी का था। उसने बिना पूछे दरवाजा खोल दिया, मगर उसने देखा मासी की जगह मोहित खड़ा हुआ था। आप क्या आप ऑफिस नहीं गए? रोशनी ने गेट को अपने दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ लिया। कुछ वो अंदर से डर भी गई थी। हाँ, ऑफिस ही जा रहा था, मगर पिछली बार यहाँ आया था तो एक जरूरी फाइल यहाँ भूल गया था, उसे ही लेने आया हूँ। मोहित ने अपने आने की वजह बताई। ठीक है, आप यहीं ठहरिए, मैं जाकर देखती हूँ। रोशनी ने उसको अंदर ना बुलाकर खुद उसकी फाइल ढूंढने को कहा, लेकिन मोहित जोर देकर अंदर आ गया। तुमको नहीं मिलेगी, मैं जाकर खुद देख लेता हूँ। ये बोलकर वो अंदर चला गया। रोशनी वहीं गेट के पास खड़ी रही। उसका दिल बुरी तरह से धड़क रहा था। काफी देर हो गई तो वो लाउंज तक आई। मोहित भाई, कहाँ है? फाइल मिली आपको या नहीं? उसने वहीं से खड़े खड़े आवाज लगाकर पूछा, पर वहां से कोई आवाज न आई। रोशनी लाउंज में ही खड़ी रही। फिर एकदम कुछ गिरने की आवाज आई। साथ ही उसके बाद मोहित की चीखने की आवाज आई। रोशनी फौरन दौड़ती हुई कमरे में पहुंची, जहां मोहित फर्श पर गिरा चीख रहा था। तो रोशनी को उससे हमदर्दी हुई, इसलिए उसके पास जाकर नीचे बैठकर पूछने लगी, रोशनी क्या हुआ मोहित भाई? तभी मोहित ने उसे दबोच लिया, उसे घसीट कर बेड पर पटका, फिर कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। रोशनी को उसके ऐसे रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं कर सकती थी। वो बिल्कुल ब्लैंक हो चुकी थी। फिर एक कयामत भी जो रोशनी पर गुजर गई, वो अपनों के हाथों ही लुट गई थी। मोहित तो अपनी हवस मिटाकर चला गया था, मगर वो काफी देर तक मुर्दों की तरह पड़ी रही। कुछ ही देर बाद संध्या वहां पर आई। वो एक जख्मी नागिन की तरह नजर आ रही थी। वो रोशनी को थप्पड़ घूंसे मारती रही, मगर रोशनी बेहोश पड़ी रही। संध्या पता नहीं जाने उसे क्या क्या कहती रही, पर रोशनी तो खुद जिंदगी से खुद को दूर होता महसूस कर रही थी। जब संध्या ने रोशनी पर अपनी खूब सारी भड़ास निकाल ली, तब जाकर वो वहां से चलती बनी। रोशनी ने बड़ी मुश्किल से खुद को खड़ा किया। हालांकि ये किसी भी लड़की के लिए कितना तकलीफ भरा पल होता होगा, पर उसने खुद को संभालना ही था, जो उसने संभाला भी। मगर रोशनी पहली वाली रोशनी नहीं रही। वो एकदम चुप चुप हो गई। वो किससे क्या कहती? दिन गुजरते रहे। एक दिन उसे पता चला उसके पेट में पाप का फल पल रहा है, तो वो अपने आप से घिन करने लगी। उसको अपने आप से नफरत सी होने लगी। वहीं सानवी और दीपक भी हैरान थे कि उसे क्या होता जा रहा है। रोशनी एकदम पीली पड़ गई थी। कुछ दिन बाद अचानक से रोशनी पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगी। सानवी ने उसको संभाला। जब वो नहीं संभलने में आई तो उन्होंने उसको एक थप्पड़ जड़ दिया, जिस वजह से वो कुछ होश में आई। पर होश में भी आकर रोते रोते उसने सानवी को अपने साथ जो भी बीता वो सब उसको कह सुनाए। इतना सब सुनकर सानवी की रूह तक कांप उठी। अपनी बेटी की हालत देखकर वो तड़प उठी थी। फिर किसी का राज राज ना रहा। सानवी ने भी अपने उम्र भर के दुख को उसको बता दिए। रोशनी जो अपनी बर्बादी को सोच रही थी, अब अपनी माँ का दुख सुनकर वो अपना दुख भूल गई। उसे बस अपनी माँ का दुख याद रह गया। सानवी जी के जाने के बाद उसने सोचा, तो फिर मैं कौन हूँ? मेरी क्या हैसियत है? अब उसे अपने डैड से भी मोहब्बत नहीं रही थी। उसे दीपक से भी नफरत हो गई थी। साथ ही संध्या से भी नफरत हो गई थी। मोहित की तो जैसे वो खून की प्यासी हो चुकी थी। एक दिन दीपक ने उसे डॉक्टर के पास चलने को कहा तो वो फट पड़ी उनके ऊपर। इतने सालों का दबा गुब्बार सब बाहर आ गया। कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी मोहब्बत की, समझे आप? मैं आपकी लगती ही कौन हूँ जो आप ये झूठी हमदर्दी हासिल करते फिर रहे हैं? आपने मेरी माँ को आज से 25 साल पहले सजा देने का यही फैसला किया था, तो मेहरबानी करके उसी पर टिके रहें और जाइए अपनी लाडली बेटी के लाड उठाइए। कोई नहीं लगते हैं आप मेरे, सुना आपने? कोई नहीं। ये बोलकर वो रोते हुए अपने कमरे में भाग गई। वहीं दीपक उसकी बातें सुनकर बेचैन हो उठा। वो जताते नहीं थे, पर वो उन तीनों से भी उतनी ही मोहब्बत करते थे जितनी संध्या से करते थे। दीपक ने घर पर ही डॉक्टर को बुला लिया था। रोशनी बुरी तरह घबरा गई। चेकअप में सारी बात खुलकर सामने आ जाती, वो क्या कहती? कौन उस पर यकीन करता?
रोशनी घबराकर चुपचाप घर के बाहर गार्डन में आ गई। जब उसने देखा कोई नहीं है तो गेट खोलकर बाहर निकल गई। उसे कुछ पता नहीं था कि वो कहाँ जा रही है, क्यों जा रही है। वो खुद को खत्म कर देना चाहती थी। आखिर वो चलते चलते नदी किनारे पुल साइड पर आ गई। वो रेलिंग से लगी पानी की लहरों को देखती रही। उसका दिल चाहा वो खुद को इन उठती बैठती लहरों में छुपा ले। वो घर जा नहीं सकती थी। डैड सब जानकर उसके बारे में क्या सोचेंगे, सब उससे नफरत ही करेंगे। ये सब सोचते सोचते उसे चक्कर से आने लगे। वो एकदम लहरा कर गिर पड़ी। फिर उसे खुद को होश ना रहा। प्रेजेंट टाइम। रोशनी के आंसू बराबर जारी थे। उसने अपनी कहानी सुनाकर रुद्राज की तरफ देखा जो किसी गहरी सोच में डूब गया था। फिर वो रोशनी की तरफ देखकर बोला, रोशनी प्लीज रो मत, तुम बिल्कुल बेकसूर हो, बस तुम गलत फहमी में मारी गई। रुद्राज ने उसके आंसू अपने हाथ से पोंछे और प्यार से उसको समझाया, मगर मैं मोहित भाई की अपने मतलब की हौसला ना बढ़ाती तो ये सब ना हुआ होता मेरे साथ। मैंने संध्या से बदला लेने के लिए खुद को जलती हुई आग में झोंक दिया। ये बोलकर उसने अपनी गलती मानी थी। नहीं रोशनी, उस शैतान ने तुम्हारे एतमाद का नाजायज फायदा उठाया है। बस अब तुम रोना बंद करो। रुद्राज ने उसकी बात काट कर उससे प्यार से कहा, क्या आप मुझे यहाँ रहने देंगे? वो डरते डरते बोली थी, तुम्हें क्या लगता है? रुद्राज ये बोलकर मुस्कुराया। तो वहीं रोशनी उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गई और रुद्राज से बोली, मुझे क्या पता आपके दिल में क्या है। रोशनी ने उसकी तरफ मासूमियत से देखते हुए कहा, हाँ तुम ठीक कह रही हो। अगर तुम्हें पता चल जाए कि मेरे दिल में क्या है तो शायद तुम बेहोश हो जाओगे। रुद्राज ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा। रोशनी के चेहरे का रंग भी उड़ गया। तो क्या आप मुझे यहाँ नहीं रखेंगे? रोशनी ने उससे पूछा। नहीं। तो क्या आप मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे? रोशनी ने डरते डरते रुद्राज से पूछा। नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। वो मुस्कुराया। फिर एकदम वो रोशनी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसने उसके कंधे थाम कर उसकी आंखों में झांकते हुए बोला, रुद्राज, रोशनी मुझसे शादी करोगी? उसकी बात सुनकर रोशनी चकरा गई। वो लहराने लगी थी कि रुद्राज ने उसको वक्त पर थाम लिया। आप मुझ पर तरस खा रहे हैं? रोशनी ने उसके साथ खड़े खड़े ही उसको आंखों में देखते हुए सवाल किया। नहीं रोशनी, रुद्राज ने बड़े प्यार से कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करने लगा हूँ। उसकी आंखें उसकी सच्चाई की गवाही दे रही थी। रोशनी ने अपनी नजरें झुका ली। नहीं, ये नहीं हो सकता। रुद्राज, क्यों? क्यों नहीं हो सकता? मैं आपके काबिल कहाँ हूँ? गंदी हो चुकी हूँ मैं, बहुत गंदी। रोशनी एक बार फिर से रोने लग गई थी। रुद्राज ने उसके होठों पर अपनी उंगली रख दी, जिस वजह से रोशनी एकदम सिहर सी उठी थी। साथ ही उसकी आंखों में अपने लिए इजाजत देख पा रही थी। उन आंखों में कोई हवस, कोई लालच नहीं था तो बस प्यार, इज्जत, यकीन अपने होने का। रुद्राज, ये तो तुम मेरे दिल से पूछो, तुम किस काबिल हो? और रही बात गंदी नहीं हूँ, गंदा तो वो इंसान है जिसने ये पाप किया है। फिर एक बात और भी है, अगर शादी नहीं करोगी तो तुम यहाँ नहीं रह सकोगी। तुमको फिर यहाँ से जाना पड़ेगा। क्या आप मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं? रोशनी रूठते हुए बोली। नहीं, ये मेरे दिल का फैसला है। अब तुम आराम करो, मैं जरा काम से जा रहा हूँ। चलो जाकर बेड पर लेट जाओ। रुद्राज ने उसको जबरदस्ती बेड पर लेटाया, अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाया और फिर उसके सर पर हाथ फेर कर वहां से चला गया। रुद्राज अपना काम निपटाकर 2 से 3 घंटे बाद आया और आते ही उसके कमरे में गया तो उसने देखा कि रोशनी अपने दोनों पैर जोड़कर उसमें अपना सर दिए रो रही थी। मैंने तुमसे आराम करने के लिए कहा था, ये क्या है? तुम फिर से रोने बैठी हो? रुद्राज ने उसको डांटते हुए कहा। रोशनी, सोई तो थी, अभी उठी हूँ। रुद्राज, तो अब रो क्यों रही हो? उसके इस सवाल से रोशनी ने भीगी आंखों से उसकी तरफ देखा। वहीं रुद्राज ने जब उसकी आंखों में देखा तो उसको लगा जैसे वो किसी कसमकस का शिकार हो। कहो क्या बात है, तुम मुझसे हर बात शेयर कर सकती हो। रुद्राज ने अपनी पलकें झपकाकर उसको यकीन दिलाया। अब मैं आपको क्या बताऊं, आप मेरी उलझन नहीं समझ सकते। मैं कैसे बताऊं? पिछले 2 माह से मैं इस बारे में किसी को नहीं बता सकी, यहाँ तक कि मम्मा को भी नहीं। क्या आप मुझे किसी डॉक्टर के पास नहीं ले जा सकते? रोशनी को समझ नहीं आ रहा था वो अपनी बात कैसे उससे बोले, पर अब रुद्राज जो उसको ही देख रहा था, अब वो उसकी बात समझ चुका था। रुद्राज उसके पास आकर बैठ गया। देखो रोशनी, जो हुआ उसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जो कुछ हुआ उसे भूल जाओ।
इन हालातों का बहादुरी से मुकाबला करो। मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। जिंदगी खत्म नहीं होती है, वो तो चलती रहती है। बस आप चुप, इन आंखों से मैं आंसू ना देखूं। उसने प्यार से उसके आंसू पोंछे और उसके सर को सहला दिया। रोशनी उसकी तरफ देखती रह गई। वो इंसान था या फरिश्ता? उसका दिल जोरों से धड़का था। क्या आप सचमुच मुझसे मोहब्बत करते हैं? वो धीरे से उस देवता समान शख्स से बोली। उसकी मासूमियत देखकर रुद्राज मुस्कुरा उठा। हाँ बच्चा, मुझे तुमसे वाकई बहुत मोहब्बत हो गई है। रुद्राज ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। मेरे बारे में इतना सुनने के बाद, मेरे बारे में इतना जानने के बाद भी उसे यकीन नहीं आ रहा था। ये मोहब्बत ना अजीब होती है। जब होनी होती है ना, तो एक पल में ही हो जाती है। जैसे तुम्हें पहली नज़र में देखते ही मुझे मोहब्बत हो गई थी। तुम्हारे चेहरे से लगता है कि तुम बुरी नहीं हो, बल्कि तुम तो बहुत मासूम और साफ दिल के साथ साथ भोली भी हो। रुद्राज ने उससे अपनी मोहब्बत के इजहार के साथ साथ उसके दिल का डर भी दूर कर दिया था। वहीं उसकी बात सुनकर रोशनी का मुरझाया हुआ चेहरा खिल सा गया था। माँ के बाद किसी ने उसको इतनी मोहब्बत और इज्जत दी थी। रोशनी के चेहरे पर अब एक मुस्कुराहट सी बिखरी हुई थी। तभी वो बोली, मैं डैड से नफरत करने लगी, मगर फिर भी नफरत कर नहीं सकी। मैं आज भी उनकी एक मोहब्बत भरी नज़र की प्यासी हूँ। मेरा दिल चाहता है वो मुझे अपने सीने से लगा ले, एक पिता की तरह। उसने खोए खोए से लहजे में अपनी फीलिंग्स रुद्राज से शेयर की। मैं आज तुमसे वादा करता हूँ, तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूँगा। ये रुद्राज सिंह राठौर का वादा है। उसने रोशनी का हाथ मोहब्बत से दबाते हुए कहा, आप मेरे लिए किसी देवता से कम नहीं हैं, जो मेरी जिंदगी में आए हैं, वरना मैं जाने कहाँ होती। मेरे मॉम डैड का क्या हाल हो रहा होगा। उनकी इज्जत मिट्टी में मिल गई होगी। मेरी इस गलती की वजह से वो लोगों का सामना कैसे करेंगे। मैं क्यों भाग आई वहां से, क्यों? इतना बोलकर वो फिर से रोना स्टार्ट कर चुकी थी। रोशनी रोती रही, वहीं रुद्राज चुपचाप बैठा रहा। आखिर रोते रोते वो चुप हो गई। क्या आप नाराज हो गए? अच्छा, प्रॉमिस करती हूँ अब जरा कम रहूंगी। रोशनी को उसकी चुप्पी बर्दाश्त नहीं हुई तो उसने खुद ही अपनी बात बोलकर खुद ही जवाब दे दिया। रुद्राज को हंसी आ गई उसके बचपने पर। तभी अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए उससे कहा, क्या रोना जरूरी है? रोशनी, जी, कभी कभी रोना अच्छा रहता है ना। उसने हौले से मुस्कुराकर कहा तो रुद्राज उसकी तरफ देखता ही रह गया। एक शानदार ऑफिस में बैठे जस्टिस दीपक प्रताप चौहान ने परेशानी से अपने बालों में उंगलियां फेरी, माथे को जोर से दबाया। उनके सर पर जैसे टीसे से उठ रही थी। अभी 2 दिन पहले ही वो जस्टिस के ओहदे पर पहुंचे थे, मगर उनको जरा भी खुशी ना थी। 4 दिन पहले जब रोशनी गायब हुई थी तो उन्होंने सबको यही सब बताया था कि वो कॉलेज ट्रिप पर मुल्क से बाहर गई हुई, मगर खुद वो बहुत परेशान थे। उधर बेटी के चले जाने के दुख ने सानवी के सारे जख्म फिर से हरे हो गए थे। उन्होंने जब तक अपने पर बीती तो दीपक से उफ ना किया, मगर जब बात बेटी की आई और उससे बेटी दूर हुई तो उसने दीपक का गिरेबान पकड़कर उसको आईना दिखा दिया था। इतने सालों से उसके अंदर जो लावा पकड़ा था वो आखिर फूट पड़ा था। वहीं दीपक ने अपनी गलतियां गिननी शुरू करी कि वो कहाँ कहाँ और कब कब गलतियों पर गलतियां कर चुके थे। सानवी की तो बस इतनी गलती थी कि धोखे से उनकी मोहब्बत हासिल की थी, मगर उसकी जो सजा उन्होंने उसे दी थी वो बहुत सख्त थी। उन्होंने सानवी पर जुल्म की इंतहा कर दी थी, यहाँ तक कि उसे जलाने तड़पाने के चक्कर में उन्होंने अपने बच्चे यंश, जय और रोशनी को भी अपनी मोहब्बत से दूर रखा था। उनकी मोहब्बत सिर्फ संध्या के लिए थी। रोशनी को देखकर कभी कभी उनके दिल में कुदरती मोहब्बत उभरती, मगर सानवी को जलाने के लिए उन्होंने मासूम बेटी के साथ साथ अपने बेटों को भी सजा दी थी। पिछले 1 महीने से रोशनी की गिरती सेहत देखकर दीपक काफी बेचैन सा रहने लगा था। इसलिए तो वो फौरन ही डॉक्टर को लेने खुद गए थे, मगर रोशनी के अचानक गायब होने से उनकी परेशानी बढ़ गई थी। दीपक ने हर जगह से पता लगाने की कोशिश करी कि उनकी बेटी कहाँ चली गई है। इतना तो वो भी जानते थे कि वो उनसे नाराज होकर ही इस घर से गई है, पर कहाँ गई किसी को नहीं पता था। अभी वो ये सब ही सोच रहे थे जब प्यून ने आकर कहा, सर, कोई साहब आपसे मिलना चाहते हैं। दीपक ने प्यून को इजाजत दे दी। ठीक है, भेज दे। तभी ग्लास डोर खोलकर रुद्राज अंदर पहुंचा तो समझ गया कि जस्टिस दीपक काफी गहरी दबाव में है। सर, इस वक्त आपकी तबीयत ठीक नहीं लगती,
रुद्राज ने दीपक को ध्यान से देखते हुए कहा, आप कहें तो मैं कल आ जाऊं? अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप आइए, बैठिए और बताएं किस काम से यहाँ आए। दीपक ने खुद को रिलैक्स करते हुए कहा। रुद्राज भी अब दीपक की बात सुनकर रिलैक्स होकर उन्हीं के सामने रखी चेयर पर बैठ जाता है। नहीं सर, मुझे लगता है मैं शायद गलत जगह पर आ गया हूँ, आप मेरा वो काम नहीं कर सकते हैं। रुद्राज ने उनकी आंखों में देखते हुए कहा, आप कहना क्या चाहते हैं? दीपक ने उसकी बात सुनकर कुछ नागवारी से कहा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, मगर आपसे ज्यादा बेइंसाफ शख्स मेरी नजर से आज तक कोई नहीं गुजरा। रुद्राज ने सीधे सीधे उस पर टॉन्ट किया था। दीपक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम्हारी जुर्रत कैसी हुई ये सब कहने की? सच कहने के लिए जुर्रत की जरूरत नहीं होती। रुद्राज भी अपने नाम का एक काबिल वकील था, उसके सामने अच्छे अच्छे पानी भरते थे। अब की बार दीपक ने उसका ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखा, जो दिखने में कोई रईस परिवार से लगता था। ड्रेसिंग पर्सनालिटी के साथ साथ एक गुरूर सा छलकता था उसमें, जो सिर्फ सामने वाले को मात देने के लिए काफी होता था। दीपक ने गहरी सांस छोड़कर आखिर हार मानते हुए उससे कहा, तुम यहाँ किस लिए आए हो? क्या सच कहना चाहते हो? सच है जो अपनी पत्नी बच्चों को इंसाफ ना दे सका, अपनी बेटी के साथ इंसाफ ना कर सका, उसे इंसाफ की कुर्सी पर बैठने का कोई हक नहीं है। रुद्राज ने दीपक की आंखों में आंखें डालकर बेबाकी से बोला तो दीपक सकित रह गया। फिर कुछ देर बाद वो बोलने के काबिल हुए। तुम्हारा यहाँ आने का मकसद क्या है? दीपक ने बेचैन होकर कहा। एक तो वो खुद पहले से ही परेशान थे, ऊपर से उसके ऐसे सवाल, तो परेशान होना तो उनका लाजमी था। मैं आपको यहाँ एक सच का सामना कराने आया हूँ सर, वो हकीकत बताने आया हूँ जिससे आप अनजान हैं। अगर आपके दिल की किसी कोने में रोशनी के लिए मोहब्बत मौजूद हो तो। रुद्राज ने रुक कर दीपक को देखा, जो अपनी बेटी का नाम सुनकर बेचैन नजर आने लगे थे। रोशनी? दीपक एकदम से अपनी जगह से उठकर खड़ी हुई और उससे बोले, तुम रोशनी को कैसे जानते हो? ये बात इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है सर कि मैं उसे कैसे जानता हूँ। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपके घर में एक कयामत गुजर गई, इसी वजह से वो आपका घर छोड़ने पर मजबूर हो गई। आखिर रुद्राज ने वो बात खोल ही दी थी जो वो यहाँ एक पिता को उसकी बेटी की बर्बादी की वजह बना था। हाँ, ये एक सच्ची तो है। अगर दीपक अपनी बेटी से मोहब्बत से पेश आता और उस पर यकीन करता तो एक दफा को शायद रोशनी अपनी जिंदगी में हुई इतनी बड़ी ट्रेजेडी उससे जरूर शेयर करती। रुद्राज ने जब दीपक को सारी बात बताई तो उनको लगा जैसे उनके जिस्म से किसी ने सारा खून निचोड़ लिया। वो काफी देर तक कुछ ना बोल सके। जब वो थोड़े होश में आए तो कांपती हुई आवाज में सिर्फ इतना बोले, रोशनी कहाँ है? मैं आपको उसी के पास ले जाने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने उसे एक वादा किया था जो मुझे हर हालत में निभाना है। मगर आपको भी मुझसे एक वादा करना होगा कि आपके हर एक अंदाज में उसके लिए सिर्फ और सिर्फ मोहब्बत होनी चाहिए। बोलिए, मंजूर है? रुद्राज ने उनकी तरफ देखा जहां दीपक चुप से रह गए थे। वो एक हारे हुए पिता से लग रहे थे। उनको दुनिया जहां की इज्जत मिल गई थी, अब पता नहीं वो इज्जत वो अपने बच्चों में खुद के लिए देख सकेंगे भी या नहीं। बस इस गिल्ट से अंदर ही अंदर घुट रहे थे। आखिर दीपक को रुद्राज अपने साथ राठौर मेंशन में ले आया। वहीं दीपक अब हैरत से रुद्राज को देख रहे थे कि इतने रॉयल एवं रिच फैमिली से बिलोंग करने वाले में जरा भी घमंड नहीं था कि उसने उनकी बेटी को बचाकर कोई एहसान किया था, बल्कि उसके हर एक अंदाज में रोशनी के लिए फिक्र, इज्जत के साथ एक ना मालूम जुनून सा नजर आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद रुद्राज रोशनी के कमरे में आया तो देखा वो जाने किन सोचों में डूबी हुई थी। अरे आप आ गए? कहाँ चले गए थे? इतनी देर लगा दी आपने आने में। रोशनी को अब रुद्राज की आदत सी हो गई थी। उसके आते ही उसने अपने सवालों की एक लाइन लगा डाली। क्यों, क्या बात है? रुद्राज उसकी बेचैनी देखकर मुस्कुराया था। अब तो वो भी उसकी आंखों में अपने लिए कुछ तो महसूस कर चुका था। वो ना, आज मुझे पहली बार जोर जोर की भूख लगी है और मैं आपके साथ ही खाना खाऊंगी, उसने बच्चों की तरह मुंह बिसूरते हुए कहा, जिसे देखकर रुद्राज को उस पर बेपनाह प्यार आ रहा था, पर वो कंट्रोल कर गया। अरे भाई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, वही लेने गया था, आ जाए अंदर। ये बोलकर रुद्राज ने रोशनी को अपने पीछे देखने को कहा। तभी तो दीपक जी अंदर आ गए। जब रोशनी की नजर उन पर पड़ी तो जैसे वो पत्थर की हो गई। उसका चेहरा खौफ से पीला पड़ गया था। वो झट से रुद्राज के पीछे जाकर उसके बाजू अपने दोनों हाथों से थाम कर खड़ी हो गई। दीपक का दिल रो पड़ा।
कैसा मकाम था कि उनकी अपनी बेटी उनसे खौफजदा थी। उनसे बर्दाश्त न हुआ और फौरन ही अपने दोनों बाजू फैला दिए, जिसे देखकर रोशनी ने रुद्राज की तरफ देखा। उसका इशारा पाकर वो तड़प कर अपने डैड की बाहों में समा गई। दीपक ने उसे गले लगा लिया, वही रोशनी भी उनके गले लगकर फूट फूट कर रोई। उसका हर आंसू जैसे रुद्राज के दिल पर अंगारे की तरह गिर रहा था, मगर उसके बावजूद वो खुश था। रोशनी को उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देकर वो अब रिलैक्स हो चुका था। डैड, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? कुछ देर बाद रोशनी ने अपने पिता से सवाल किया। बेटा, तुम्हारा कोई कसूर ना था जिसके लिए तुम्हें माफ किया जाए। जो कसूरवार है उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना अब मेरा काम है। फिर मैं तुमसे नाराज क्यों होने लगा? दीपक जी ने उसको अपने गले लगाई हुई उससे प्यार से पूछा। वो मैं घर छोड़कर चली आई थी, रोशनी ने कहा। काश मैंने एक बाप का फर्ज निभाया होता तो ये नौबत ही ना आती। सारा कसूर मेरा है। मैंने ही सबके दिल में नफरत पैदा की, नाइंसाफी की। ये बोलकर आज दीपक जी रोते रोते अपना दिल खोलकर अपनी अगली पिछली सब गलतियां गिनवा रहे थे। उनके इस तरह रोने से रोशनी परेशान हो गई थी। वो अभी उनको चुप्पी करा रही थी कि जब उसने रुद्राज को इशारा करते हुए देखा। उसने इसलिए इशारा किया कि ताकि दीपक अपने दिल का गुबार निकाल ले। थोड़ी देर बाद जब सब कुछ ठीक हो गया, तब दीपक जी ने रोशनी का हाथ पकड़कर रुद्राज की तरफ देखा और कहा कि वो रोशनी को अपने साथ ले जाना चाहते हैं। अभी आप इसे यहीं रहने दें, इसे कोई फैसला करने दें, फिर मैं खुद आपके पास छोड़ जाऊंगा। आप बेफिक्र रहें। रुद्राज ने उनसे इत्मीनान से कहा। वो अभी रोशनी को थोड़ा वक्त देना चाहता था। उसके बाद वो कुछ ना बोल सके। रोशनी और रुद्राज ने उनको अपने साथ खाने के लिए रोका, पर वो मना करके घर के लिए निकल गए। दीपक के जाने के बाद रोशनी रुद्राज के एकदम से गले जा लगी। फिर वो खुशी से चहकते हुए उससे गले लगे लगे बोली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज आपने मुझे इतनी बड़ी खुशी दी है कि मैं सारी उम्र आपकी नौकरानी बनकर भी सेवा करूं तो वो भी कम है। रुद्राज, जो उसके गले लगने से भौचक्का सा खड़ा रह गया था, उसकी खुशी देखकर वो भी सुकून से मुस्कुरा दिया। पर जब उसने रोशनी की आखिरी बात सुनी तो उसको अपने से दूर किया, तो वहीं रोशनी अपनी इस सिचुएशन को देखकर हड़बड़ा गई। साथ ही उससे नजरें चुराने लगी। बेबी बनकर सेवा करने के बारे में क्या ख्याल है? रुद्राज ने उसके दोनों कंधों को थाम कर उसकी आंखों में देखकर मधुसी से कहा। उसकी बात सुनकर रोशनी पीछे को हट गई, फिर सीरियस होकर उससे बोली, काश आप मुझे उस हादसे से पहले मिले होते तो मैं आपकी बीवी बनना अपनी खुशकिस्मती समझती, लेकिन अब। ये बोलकर वो आगे कुछ कहती, तभी रुद्राज ने उसको अपना हाथ दिखाकर आगे बोलने से रोक दिया। बस रोशनी, फिर तुमने वही बात शुरू कर दी। रुद्राज ने उसकी बात का बुरा माना। फिर वो बोला, इसका मतलब है तुम मुझ पर यकीन नहीं करती तो मोहब्बत क्या करोगी, है ना रोशनी? उसने थोड़ा नाराज होकर कहा, करती हूँ, इसलिए कह रही हूँ कि मैं आपके लायक। वो इतना ही बोल पाई थी कि रुद्राज उसकी बात सुने बगैर रोशनी से नाराज होता हुआ वहां से चला गया। हे भगवान, ये तो नाराज हो गए। रोशनी ने रोनी सी सूरत बनाकर अपने आप से कहा। ऐसे ही उसको 2 से 3 दिन हो गए रुद्राज को मनाते मनाते, पर वो मान कर ही नहीं दे रहा था। आखिर थक हार कर उसने एक प्लान बनाया और फिर मुस्कुरा उठी। रोशनी कभी रुद्राज के रूम में नहीं गई थी, कभी उसके ही क्या, वो तो अपने कमरे में से भी बहुत ही कम निकलती थी। अभी वो बाहर जाने के बारे में सोच ही रही थी कि फिर उसने अपने कमरे में से निकलकर बाहर कदम रखा और नीचे आ गई। उसको नीचे आता देखकर उस मेंशन के सारे सर्वेंट उसको हैरत से देखने लगे। उनके ऐसे देखने से वो झेप सी गई। रोशनी उन सभी के पास आकर उन सबके हेड के पास आई और बोली, भाई, मुझे आपसे कुछ काम है। रोशनी के इतना बोलते ही सबने एक दूसरे को देखा, फिर अपने हेड की तरफ, जिसने उन सबको अपने अपने काम पर जाने का इशारा किया और खुद रोशनी के सामने सर झुकाकर खड़ा हो गया। आखिर इतने बड़े राठौर फैमिली की खास गेस्ट थी वो, और कहीं ना कहीं सभी सर्वेंट ने रुद्राज की आंखों में रोशनी के लिए मोहब्बत देख ही रखी थी। जी मैम, आप बस हुक्म कीजिए। हेड, जिसका नाम जोसेफ था, उसने रोशनी से सम्मान के साथ नजरें झुकाकर बोला। वो मुझे यहाँ के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, इसलिए आपसे बोल रही हूँ। वो क्या आप टेरिस पर? रोशनी ने उसको अपनी सारी बात समझाई। जी मैम, आप फिक्र मत कीजिए, ये सब हो जाएगा, जोसेफ ने उसको यकीन दिलाया।
अभी वो बात कर ही रही थी कि उसको सामने से रुद्राज आता दिखाई दिया। रोशनी उसको एक टक देखती रह गई, क्योंकि आज रुद्राज लग ही इतना प्यारा रहा था। रुद्राज ने आज अपने फॉर्मल कपड़ों को छोड़कर जीन्स और गोल गले की ब्लैक टी शर्ट पहनी हुई थी। हाफ स्लीव में उसकी मसल्स काफी अट्रैक्टिव दिखाई पड़ रही थी। उसके बाल ऐसे ही बिखरे पड़े हुए थे, जिसमें वो रूठा रूठा काफी क्यूट दिख रहा था। रुद्राज तो बाहर से अंदर ही आ रहा था। लाउंज में रोशनी को खड़ा देखकर एक पल को चौंका जरूर, पर उसने उस पर जाहिर नहीं होने दिया। ऐसे ही वो उसको इग्नोर करके सीढ़ियों की तरफ बढ़ने लगा। रोशनी जो रुद्राज को देखने में लग गई थी, तभी जोसेफ वहां से चला गया था, और वहां सिर्फ रोशनी और रुद्राज के अलावा कोई और नहीं था। रोशनी जो इतनी देर तक रुद्राज को देखने में लगी हुई थी, उसके ऐसे ही उसके पास से गुजरने पर वो संभल कर उसकी तरफ बढ़ी और जाकर उसका बाजू थाम ली। उसके ऐसे बाजू पकड़ने से रुद्राज फौरन ही रुक गया, पर उसकी तरफ पलटा नहीं था। वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। रोशनी हिम्मत ही हार जाती थी उसके ऐसे कोल्ड वार से। हाँ, सुन रहा हूँ, बोलो। रुद्राज ने बिना पलटे ही उसको जवाब दिया। वो मुझे कुछ पैसे। रोशनी थोड़ी सी हिचकिचाई थी बोलते वक्त, तभी उसने देखा कि उसकी आधी अधूरी बात भी वो समझ गया था। जब ही तो उसने अपने पीछे की पॉकेट से वॉलेट निकाला और उसमें से एटीएम कार्ड, पेटीएम कार्ड, डेबिट कार्ड, जितने भी कार्ड होते हैं उन सब के साथ कुछ 2-2 हज़ार के 12-13 नोट निकाल कर उसकी तरफ पलट कर आकर उसके हाथ को पकड़कर रख देता है। और चाहिए हो तो बोल देना। ये बोलकर वो उसका जवाब सुने बगैर वहां से चला जाता है। रोशनी जो उसके इतने सारे 10-12 कार्ड और पैसे देकर हैरान थी, उसके ऐसे बोलने से चिढ़ जाती है। और चाहिए हो तो ले लेना। रोशनी ने अजीबोगरीब सा मुंह बनाते हुए रुद्राज की नकल उतारी। मुझे सब सुनाई और दिखाई दे रहा है, रुद्राज ने सीढ़ियों पर चढ़ते चढ़ते बिना मुड़े उससे कहा। रोशनी जो ये सोच रही थी कि वो चला गया, वो घबरा कर अंदर सर्वेंट की तरफ भागी। उसको ऐसे भागता देखकर रुद्राज के चेहरे पर हल्की सी स्माइल आ जाती है। फिर वो भी अपने कमरे की तरफ चला जाता है। रोशनी एक फीमेल स्टाफ से अपना कुछ पर्सनल सामान मंगाती है और खुद जाकर अपने कमरे में तैयारी करने लगती है। थोड़ी देर बाद ही उसको वो फीमेल स्टाफ उसका सामान दे जाती है, तो वो उसको धन्यवाद बोलकर लौटा देती है। रोशनी वो सब बैग खोल कर देखती है तो उसमें कुछ बहुत खूबसूरत सी साड़ियाँ और उसके मैचिंग का सब सामान मौजूद होता है। हाँ, तो मिस्टर राठौर तैयार हो जाइए झटके खाने के लिए। रोशनी ये बोलकर एक डेविल स्माइल पास करके चेंजिंग रूम में चली जाती है। आज घर पर हेमलता देवी जी नहीं थी, क्योंकि वो 2 दिन के लिए अपनी सहेलियों के साथ देवी माँ की यात्रा पर गई हुई थी, जिस वजह से रोशनी भी खूब टेंशन फ्री होकर अपना काम करती है। रुद्राज अपने कमरे में बड़े से सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ जरूरी काम कर रहा था, जब उसको अपने कमरे में खटखटाने की आवाज सुनी। आ जाइए। रुद्राज बिना देखे दरवाजे बजाने वाले को अंदर आने को बोलता है। कुछ देर बाद जब कोई नहीं आता तो रुद्राज उठकर खुद देखने चला था। वो गेट खोलकर देखता है, उसको वहां आसपास कोई नहीं दिखता। कमाल है, अभी तो गेट पर कोई था। लेकिन रुद्राज ये बोलने के साथ ही जैसे पलटता है, उसको अपने पैरों में कुछ महसूस होता है। वो उसको उठाता है तो वो एक इन्वेलॉप होता है। रुद्राज फिर से बाहर की तरफ देखता है। जब उसको यकीन हो जाता है कि कोई नहीं है तो वो अंदर आ जाता है। ये क्या है और मेरे रूम के बाहर किसने रखा? ये सोचकर वो उसको खोलता है तो उसमें से बहुत ही प्यारा सा कार्ड निकलता है। ये कार्ड, रुद्राज उस कार्ड को खोलता है तो उसे बहुत ही खूबसूरत से शब्दों में लिखा था। कुछ भूली बिसरी यादें ही तो होती हैं जो हर पल साथ होती हैं, जो हमारे जीने का सहारा होती हैं, साथ ही ये हमारे मुस्कुराने की वजह होती है। ये लाइन पढ़कर रुद्राज के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। वो समझ जाता है ये कार्ड किसने उसको भेजा है। वो फिर दोबारा से कार्ड में देखता है जहाँ लिखा था, रुद्राज जी ऊपर बालकनी में पूल साइड पर आ जाइएगा, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। ये शब्द पढ़कर रुद्राज को खुशी सी महसूस सी हुई, पर साथ ही वो परेशान भी हो गया कि उसने उसको वहां पर क्यों बुलाया है, क्योंकि वो जगह रोशनी के लिए सेफ नहीं थी। जो अभी उसकी कंडीशन थी, वो पुल साइड उसके लिए परेशानी की वजह बन सकती थी। इसलिए वो फौरन ही एक पल गंवाए बगैर वहां जाने के लिए भागा। रुद्राज ने इस वक्त अपना ब्लैक लोवर और रेड शर्ट पहना हुआ था और उसकी शर्ट के ऊपर के 3 बटन खुले हुए थे, जिस वजह से उसकी चौड़ी छाती दिखाई पड़ रही थी।
वो भागता हुआ ऊपर बालकनी की साइड पर आया तो देखा कि हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। उसने एक कदम आगे बढ़ाया तो उसके पैर के नीचे कुछ सॉफ्ट सा महसूस हुआ। रुद्राक्ष अभी झुककर वो देखता, तभी वहां की धीरे धीरे रंग बिरंगी छोटी छोटी लाइटें झिलमिलाने लगी। अब रुद्राक्ष उस जगह को देखने लग गया था जहां पर रुद्राक्ष खड़ा था। उसके पैर के नीचे गुलाब की पत्तियों से एक गोल आकार बना हुआ था। बाकी सब जगह भी गुलाब और अनेक फूलों से उस साइड को खूबसूरती से सजा रखा था। पुल पर गुलाब की पत्तियों की जैसी चादर बिछी हुई थी और उनके ऊपर छोटी छोटी नन्ही नन्ही सी डिजाइन वाले दिए रखे हुए थे। वहीं उसे थोड़ी दूर पर कुछ पर्दों के साथ एक खूबसूरत सा पार्टीशन किया हुआ था। उसी के अंदर गोल मेज के साथ आमने सामने दो चेयर रखी थी। उस मेज को भी बहुत खूबसूरती से सजाया हुआ था। कुल मिलाकर एकदम रोमांटिक माहौल बना हुआ था। रुद्राक्ष तो भैया, उसकी तो आंखें हैरत से खुली थी। वो चलता हुआ थोड़ा आगे आया। अभी वो कुछ बोलता तभी उसको हल्के हल्के म्यूजिक की आवाज सुनाई दी। साथ ही उसको अपने सामने कोई दिखा जिसकी पीठ हमारे रुद्राक्ष के सामने थी। उसने पलट कर देखा तो पाया ये कोई और नहीं, हमारी रोशनी थी। वो एकदम बोल्ड साड़ी पहनी हुई थी, मतलब जैसे कि प्लेन साड़ी, पीछे से बैकलेस। उस साड़ी में उसका पेट के साथ साथ उसकी नाभि भी दिख रही थी। उसने पैरों में पायजेब, दोनों हाथों में हरी हरी चूड़ियां, खूबसूरत से खुले हुए हाईलाइट बाल, माथे पर छोटी गोल बिंदी। मेकअप के नाम पर उसने बस अपनी काली आंखों में काला गहरा गहरा काजल और नाजुक होठों पर मैरून डार्क लिपस्टिक, दूध सा गोरा इस चांदनी रात में कहर ढा रहा था। बस ये उसका श्रृंगार था। इतने में ही वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वहीं उसको देखकर रुद्राक्ष तो उसको बस एक टक देखता चला गया था। रुद्राक्ष का दिल बस बाहर आने को बेताब था, पर उसको फौरन ही अपना झूठ मूठ का गुस्सा जाहिर किया और उसकी तरफ से पलट गया। हालांकि उसका दिल रोशनी को देखकर बाग बाग हो रहा था, पर बेचारा, वहीं रोशनी ने रुद्राक्ष की आंखों में अपने लिए पसंदगी देख ली थी। उसने सोचा चलो आधी नाराजगी तो दूर हुई, पर ये क्या। उसने पीठ मोड़ ली। रुद्राक्ष जी सुनिए तो सही, अब बस माफ भी कर दीजिए। रोशनी ने पीछे से जाकर उसकी कलाई पकड़ ली। रुद्राक्ष ने उसको बिना देखे अपना हाथ छुड़ाया और जाकर पुल साइड खड़ा हो गया। रोशनी पहले तो उसके ऐसे करने से उदास हो गई, फिर उसने देखा कि रुद्राक्ष उसकी चोरी चोरी देख रहा है। फिर क्या हो गई शुरू हमारी रोशनी। रोशनी, आई लव यू। रुद्राक्ष जो मुंह फेरे खड़ा हुआ था, ये शब्द सुनकर फौरन ही अपनी जगह पर चढ़कर खड़ा रह गया। तभी रोशनी घूमती हुई उसके सामने आई और आगे लाइन बोली, काटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी थी तुमसे जो दिल की बात। ये बोलकर वो रुद्राक्ष का कॉलर पकड़कर अपनी तरफ झुका लेती है और उसकी आंखों में देखकर बोलती है, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू। ये सुनकर रुद्राक्ष रोशनी की कमर पर हाथ रखकर उसको प्यार भरी नजर से देखने लगता है। तभी रोशनी घूमकर उसकी पीठ से अपनी पीठ लगा लेती है। तभी पता नहीं कैसे अचानक से बारिश होने लगी तो रुद्राक्ष फौरन ही रोशनी का हाथ पकड़कर अपने साथ ले जाने लगा, पर रोशनी उससे अपना हाथ छुड़ाकर भाग जाती है। उस चक्कर में वो और रोशनी पूरे भीग चुके थे। आज रोशनी रुकने वाली नहीं थी। रुद्राक्ष उसको कमर से पकड़कर ऊपर उठाकर घुमा देता है। वहीं रोशनी अपने दोनों हाथों को ऊपर करके बारिश की बूंद में खुद को आजाद छोड़ देती है। इस वक्त दोनों ही एक साथ एक दूसरे से बिल्कुल चिपक कर खड़े एक दूसरे की आंखों में आंखें डाले देख रहे थे। बारिश अपनी तेज रफ्तार से उन दोनों को भिगो रही थी। रुद्राक्ष रोशनी को देख ही रहा था जब उसकी नजर रोशनी के कांपते हुए सुर्ख होठों पर पड़ती है। वो उनसे नजरें चुराते हुए उसको खींचकर अंदर टेबल के पास ले आता है। अभी वो अंदर ही आए थे जब रोशनी ने रुद्राक्ष को हल्का धक्का मारकर चेयर पर बैठा दिया। ये तुम। रुद्राक्ष अभी बोल ही रहा था कि जब रोशनी उसकी गोद में चढ़कर बैठ गई। इस वक्त रोशनी की आंखों में बस एक जुनून सा था। वो बस रुद्राक्ष को पाना चाहती थी, मतलब वो उसकी नाराजगी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। अभी रुद्राक्ष उसके इस हमले से संभला भी नहीं था कि रोशनी ने एक और कांड कर दिया। रोशनी ने रुद्राक्ष की शर्ट पकड़कर अपनी तरफ खींचा और अपने कांपते होठ उसके होठ पर रख दिए। रुद्राक्ष को तो जैसे 100 वोल्ट का करंट लग गया। उसके हाथ ऊपर के ऊपर, आंखें खुली की खुली रह गई थी।
रोशनी ने रुद्राज की कॉलर को अभी भी कसकर पकड़ा हुआ था और धीरे धीरे उसके होठों पर प्रेशर बनाकर किस कर रही थी। रुद्राज जो अभी तक सॉफ्ट बैठा हुआ था उसके सॉफ्ट किस को इंजॉय करने लगा। धीरे धीरे करके उसके हाथ रोशनी की कमर पर कस गए। वहीं रोशनी जो खूब मजे से उसको किस कर रही थी एकदम उसके छूने से होश में वापस लौट आई और झेप कर उसकी गोद से उठ कर जाने लगी। पर अफसोस उसने शेर के मुंह में खून लगा दिया था, इसलिए उसके पीछे हटते ही रुद्राज ने उसको अपनी गोद में टाइटली बिठा लिया। उसके होठों को अपने होठों पर रखकर खूब डीप किस करने लगा। रोशनी भी उसकी किस में खुद भी साथ दे रही थी। धीरे धीरे करके रोशनी के हाथ से रुद्राज की शर्ट के बटन खुलने लगे। रुद्र भी उसकी कमर में हाथ डालकर उसकी कमर को रफ करने लगा। जब उन लोगों को सांस लेने में प्रॉब्लम हुई तभी रुद्र ने उसके होठों को छोड़ा। रुद्र ने रोशनी की तरफ देखा तो उसका चेहरा लाल टमाटर की तरह लाल हो रहा था। वो अभी भी रुद्र की गोद में किसी कांच की गुड़िया की तरह एडजस्ट हुई बैठी थी। रोशनी की होठों की सारी लिपस्टिक साफ हो चुकी थी। रुद्र को उस पर और प्यार आया तो एक बार फिर उसको किस करने लगा। किस करते करते वो उसकी गर्दन पर हल्का सा बाइट कर बैठा। फिर वो वहीं नहीं रुका, उसके गले से होते होते सब जगह अपने होठों की छाप छोड़ने लगा, जिस वजह से रोशनी ने खिलखिलाकर हंसने लग गई। पर रुद्र रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुद्राज जी, हमें गुदगुदी हो रही है। रोशनी ने उसकी गोदी से उठने की कोशिश करी। उसके ऐसे बोलने पर रुद्र रुक जाता है और उसको पलट कर उसकी कमर अपने सीने से लगाकर अपना चेहरा उसके कंधे पर रखकर उसके बालों में छुपा लेता है। रोशनी उसके ऐसे करने से सिहर सी जाती है। उसके दोनों हाथ रुद्र के हाथों पर कस से जाते हैं। कुछ देर बाद रोशनी ने बोलना शुरू किया, रुद्राज जी, उस दिन आपने मेरी बात पूरी नहीं सुनी और वहां से चले गए। रोशनी ने आंखें बंद किए ही रुद्र से कहा। रुद्र ने उसकी बात सुनकर थोड़ी उसकी तरफ मुंह करते हुए कहा, बस बस रोशनी, फिर तुमने वही बात करनी शुरू कर दी। रुद्र तो जैसे अभी भी इसी नशे में डूबे रहना चाहता था, पर रोशनी की बात सुनकर उसकी आंखों में जो इतना ज्यादा मोहब्बत समा चुकी थी उसकी बातें सुनकर फिर उदास होने लगी। इसका मतलब है तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करती हो, रुद्र ने एकदम से बेहद ही सीरियस होकर कहा। उसकी बात सुनकर रोशनी उसकी तरफ मुड़ गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लेकर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोली, रुद्राज जी, प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं आपसे उस दिन ये बोलना चाहती थी कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। आपको मुझसे भी अच्छी लड़की मिल सकती है। मैं वैसे भी अब माँ। इतना बोलकर उसने रुद्र की तरफ देखा तो वो अपनी लाल होती आंखों से उसको घूर रहा था। साथ ही रोशनी को अपनी कमर कसती महसूस हुई, जिससे ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि रुद्र कितने गुस्से में है। नहीं, तुम्हारा ये ख्याल तो बिल्कुल गलत है रोशनी। मोहब्बत ये सब चीजें नहीं देखती है। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ तो तुम मुझे हर सूरत में अच्छी लगती हो। तुम्हें भी ऐसे ही करना चाहिए कि मैं जैसा हूँ वैसा ही तुम मुझे अपनाओ। रही बात इस बच्चे की, ये सिर्फ हम दोनों का बच्चा होगा। रुद्रांश से उसके हाथ नीचे करके उसके सर से अपना सर मिलाते हुए कहा। रोशनी को अपनी किस्मत पर गर्व महसूस हो रहा था कि वो एक ऐसे इंसान से प्यार करती है जो सही मायने में एक देवता समान है। रोशनी ने भी अपनी आंखें बंद करके रुद्र से एक एक लफ्ज अपने दिल से फिर से कहना शुरू किया। पर रुद्राज जी, अब मैं आपसे बेहद मोहब्बत करती हूँ। कब कहाँ कैसे नहीं पता, पर अब मैं आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकती हूँ। उस वक्त जो लगा आपसे बोल दिया, पर अब इन 4 से 5 दिनों में मुझे एहसास हो गया है कि आपके बिना ये रोशनी अधूरी है। ये बोलते बोलते उसकी आंखों में नमी सी आ गई। उसकी गीली आंखों को महसूस कर रुद्र बेचैन हो उठता है। वो फौरन ही उससे दूर होकर उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी दोनों आंखों को चूम लेता है। वो समझ जाता है जैसे वो उसकी जुनून की हद तक चाहता है। अब वैसे ही रोशनी उसको चाहने लगी है। उसके दिल को जैसे सुकून सा मिला था। उसकी ये बातें सुनकर अब वो किसी हद तक नॉर्मल हो चुका था। अब तो वैसे भी उसको मानना ही था। रोशनी की प्यार भरे इजहार से ऊपर से उसने उसको मनाया भी इतने अनोखे स्टाइल में था। अब वो रोशनी को उदास नहीं देख सकता था, इसलिए उसको परेशान करने के लिए बोलता है, अच्छा चलो बताओ, कितनी मोहब्बत करती हो मुझसे। रुद्र ने प्यार से उसके बालों को चूमते हुए पूछा। रोशनी ने शर्माकर उसकी बाहों के घेरे में खुद को छुपाकर कहा, रोशनी, आपके लिए जान भी दे सकती हूँ। अच्छा जी, अपना साथ तो दे नहीं रही थी, जान क्या दोगी। वैसे एक तरीका है मुझसे अपनी मोहब्बत जताने का।
रुद्र ने शरारत से कहा तो रोशनी उसके सामने अपना सर करके इशारे में पूछी, क्या? तो रुद्र बोला कि जैसे अभी मनाया है वैसे ही तुम मुझे हमारी शादी के बाद अपनी मोहब्बत का हर एक दिन ऐसे ही अपनी मोहब्बत का मुझे यकीन दिलाया करोगी। उसकी इतनी गहरी बात सुनकर रोशनी के गाल लाल हो गए आते हैं। वो फिर से उसके सीने में अपना छोटा सा मुंह घुसा लेती है। वहीं उसके ऐसे करने पर रुद्र जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ता है। रोशनी, मेरी बात तो सुनो। जब मैं काकी के साथ तुम्हारा हाथ मांगने आऊं तो हाँ कर देना। रुद्राज ने उसको अपने सीने से लगे लगे ही कहा। उसकी बात सुनकर रोशनी ने अपनी रजामंदी दे दी। कुछ देर बाद ही रुद्र को रोशनी की कुछ हरकत महसूस नहीं हुई तो उसने देखा तो रोशनी उसके सीने से लगकर सुकून से लगी सो रही थी। रुद्र को उस पर बहुत प्यार आया। उसने उसके माथे को चूमकर रोशनी को अपनी गोद में उठा लिया। फिर उसको उसके कमरे में अच्छे से सुलाकर अपने कमरे में चला गया। ऐसे ही 2 दिन बाद आखिर रुद्र रोशनी को उसके घर छोड़कर आ गया। उसके जाने से रुद्र उदास उदास सा हो गया था। उन्हीं दिनों में हेमलता देवी जी भी लौट आई थी, इसलिए रुद्र अब उनके कमरे में आया तो देखा वो कोई किताब पढ़ रही थी। रुद्र जाकर उनके पास बैठ गया। अरे मेरा बेटा रुद्र! उसको देखकर हेमा जी ने अपनी किताब एक तरफ रखकर रुद्र को ध्यान से देखा। क्या बात है बेटा? मैं जब से आई हूँ तुम कुछ चुप चुप से हो। कोई बात है क्या बेटा? हेमलता जी ने प्यार से उसके चेहरे को छूते हुए कहा। नहीं काकी, कुछ नहीं, वो मुझे आपको कुछ बताना था। रुद्र ने उनको दोनों हाथों को चूमते हुए कहा। वहीं हेमलता जी ने उसकी सवालिया नजरों से देखा। वो काकी, आप चाहती थी ना कि मैं शादी कर लूं? रुद्र ने उनके चेहरे को ध्यान से देखते हुए कहा। हाँ हाँ, हेमा जी खुश होकर बोली थी। क्या कोई लड़की पसंद कर ली है? उन्होंने खुश होकर रुद्र से कहा। रुद्र, जी काकी। वो रोशनी, वो बच्ची? हेमा जी ने हैरान रह गई। ऐसा था ऐसा नहीं था कि उनको रोशनी पसंद नहीं थी, उनको वो बहुत पसंद थी। पर रुद्र के ऐसे अचानक से बोलने पर वो हैरान जरूर हो गई थी। रुद्र, क्या हुआ? क्या आपको रोशनी पसंद नहीं आई काकी जी? नहीं बेटा, मुझे तो वो पहली ही नजर में भा गई थी। अच्छी लड़की है, मगर वो है कौन? उसके माँ बाप कौन है? किस परिवार से ताल्लुक रखती है? बस यही जानना चाहती थी। उन्होंने अपना ख्याल जाहिर किया रुद्र के सामने। रुद्र, काकी वो एक अच्छे परिवार की है। वो जस्टिस दीपक प्रताप चौहान जी की बेटी है। मैं चाहता हूँ आप मेरा रिश्ता लेकर उनके घर जाएं। अरे बेटा, मैं फिर तो जरूर जाऊंगी। बेटा, आखिर भगवान की कृपा से तुम शादी के लिए माने तो सही। हेमा जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराकर कहा। तो रुद्र भी उनको देखकर सुकून से मुस्कुरा दिया। दीपक के घर में रोशनी जब अपने घर आई तो सानवी और दीपक दोनों ने उसे हाथों हाथ लिया, या यूं कह ले अपने हाथों का छाला बना लिया। रोशनी भी उनकी इतनी मोहब्बत पाकर खुशी से फूली नहीं समा रही थी। आज उसने अपने घर में वो माहौल पाया था जिसकी उसे मुद्दतों से ख्वाहिश थी। वहीं दीपक और सानवी ने रोशनी के चेहरे पर अलग ही ग्लो देखा था। वो जो हमेशा अपने काम से काम रखती थी, कभी दिल खोल कर न हंसी थी, वो रोशनी पहले के मुकाबले इतनी बदल गई थी कि कैसे? ये एक सवाल था जो उन दोनों के मन में रह गया था। पर बहरहाल अब उनकी बेटी उनके पास थी, उनके लिए यही बहुत था। दीपक ने रोशनी से माफी मांगने के बाद सानवी से भी माफी मांग ली थी। सानवी ने भी दीपक को तड़पता हुआ देखा था अपनी बेटी के लिए, इसलिए वो भी दीपक को माफ कर चुकी थी। जभी तो अब ये घर एक घर लग रहा था जहाँ खुशियां ही खुशियां थी। अगले दिन दीपक को रुद्र का फोन आया था कि वो अपनी काकी को लेकर उनके घर आ रहा है, इसलिए दीपक उन लोगों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं रखना चाहते थे। आखिर उनकी बेटी को इतने प्यार से जो उन लोगों ने रखा था। सानवी, जाकर देखो सब अच्छे से हो गया है ना? दीपक ने सानवी से कहा, जो मेड से ड्राइंग रूम साफ करवा रही थी। अभी वो कोई जवाब देती वहां पर रोशनी आ गई। डैड, सब ओके है, आप इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? रोशनी की बात सुनकर दीपक पीछे मुड़े तो देखा पीले और हरे कॉम्बिनेशन वाले फ्रॉक सूट, एक साइड में पीला चुन्नी ली हुई थी, उसी से मैच खाती पीली छोटी सी बिंदी, मेकअप के नाम पर आंखों में काजल और होठों पे पिंक लिपस्टिक उसने अपने बालों को खोलकर एक साइड में डाला हुआ था। आज दीपक को अपनी बेटी बड़ी बड़ी लग रही थी। वहीं उनकी आंखें नम हो चुकी थी। कम तो सानवी और दीपक भी नहीं लग रहे थे। आज दीपक ने ब्लू कुर्ता के साथ व्हाइट ट्राउजर पहना था जो उनकी परफेक्ट पर्सनालिटी पर खूब जच रहा था। उसने एक हाथ में कीमती वॉच पहनी थी, बालों को अच्छे से सेट किया हुआ था। वहीं सानवी ने भी रेड साड़ी के साथ
अपने दोनों हाथों में लाल चूड़ी पहनी थी, गले में लॉन्ग मंगलसूत्र, कानों में छोटी छोटी बाली, सीधी मांग निकालकर उसमें लाल सिंदूर लगाया हुआ था। उसने भी मेकअप के नाम पर लाल लिपस्टिक लगाई हुई थी, जिस वजह से वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। उन दोनों को देखकर कहीं से नहीं लगता था कि इनके जवान बच्चे हैं। ये ले मम्मा एंड डैड, आप दोनों के लिए जूस। आप दोनों थक गए होंगे ना। रोशनी ने जूस के 2 गिलास वहीं मेज पर रखकर आखिर बात अपनी कमर पर रखकर कर ही रही थी, जिसको देखकर वो पति पत्नी हंस पड़ते हैं। थोड़ी देर ऐसी ही बातों में उन तीनों को घर की डोरबेल सुनाई दी। दीपक और सानवी फौरन ही बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वहीं रोशनी को अपने दिल की धड़कन तेज होती महसूस होती है, इसलिए वो फौरन ही किचन की तरफ दौड़ लगा लेती है। दीपक ने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि रुद्राज सिंह चौहान अपनी दमदार पर्सनालिटी के साथ ब्लैक बिजनेस सूट में फुल एटीट्यूड में ब्लैक सेट चढ़ाए खड़ा हुआ था। उसके साथ ही हेमा जी भी खड़ी हुई थी। हेमा जी भी हल्के पिंक कलर की सिंपल साड़ी पहने, गले में रुद्राक्ष की माला डाले, अपने बालों का जूड़ा बना हुआ था। वो भी देखने में अच्छी खासी रौबदार लग रही थी। सानवी ने जब दीपक को ऐसे ही दरवाजे पर खड़े देखा तो उसने दीपक की कोहनी मारी तो वो होश में आए। आप लोग बाहर क्यों खड़े हैं? प्लीज अंदर आइए, दीपक ने होश संभालते ही कहा। वहीं रुद्र ने झुककर दीपक और सानवी के पैर छू लिए, जिसको देखकर दीपक और सानवी खुश हो गए। उन दोनों ने उसको खूब आशीर्वाद दिया और इसी तरह सभी अंदर आ गए। इसके बाद शुरू हुआ जान पहचान का सिलसिला। पर कोई था जिसको इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। उसको तो बस किसी के दीदार करने की ख्वाहिश थी। हेमा जी, सानवी जी और दीपक जी, हम आपसे आपकी कीमती चीज आपसे मांगना चाहते हैं। बातों के दौरान एकदम से ही उन्होंने बात शुरू करी थी। दीपक और सानवी ने एक दूसरे को देखा। वहीं रुद्र उन दोनों के बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देख रहा था। जी बिल्कुल, जो हमारा है वो आप ही का तो है, सानवी ने फौरन ही कहा। तो फिर आप अपनी बेटी रोशनी का हाथ मेरे बेटे रुद्राज के लिए दे दीजिए। हेमा जी ने फौरन ही उनको अपनी ख्वाहिश जाहिर करी। हेमा जी की बात सुनकर दोनों पति पत्नी हक्का बक्का से होकर एक दूसरे को देखने लगे। वो जानते थे रोशनी के साथ जो हुआ उसको सुनकर कोई भी उसको नहीं अपना पाएगा। पर यहाँ दीपक ने सोचा कि रुद्राज सब कुछ जानते हुए भी उनकी बेटी को अपनाना चाहती थी। दीपक ने फौरन ही रुद्र की तरफ देखा तो रुद्र उनकी आंखों से ही पहचान गया, इसलिए बोला, सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अकेले में क्या? मैं रुद्र के कहने पर दीपक फौरन ही उठकर उसको बाहर गार्डन में ले आया। रुद्र ने दीपक की बेचैनी को भांपते हुए वहां की खूबसूरती को देखते हुए कहना शुरू किया, आप ये मत सोचिए कि मैं रोशनी पर तरस खाकर शादी कर रहा हूँ। नहीं, मैं उससे बेहद मोहब्बत करता हूँ, इतने कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। रुद्र बात करते करते दीपक की तरफ मुड़कर उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, तो वहीं दीपक भी उसकी आंखों में रोशनी के लिए मोहब्बत के साथ साथ उसका जुनून भी देख पा रहे थे। वो तो ठीक है, पर आपकी काकी और रोशनी के बच्चे? दीपक ये बात बोलते बोलते झिझक गए थे। आप बेफिक्र रहें, मैं ये शादी कोर्ट से करना चाहता हूँ ताकि किसी को रोशनी को देखने का मौका ना मिले। वैसे भी मैंने सब प्लानिंग कर ली है। हम दोनों अमेरिका चले जाएंगे, जिससे इस बच्चे पर कोई आँच नहीं आएगी। ये सिर्फ रुद्राज सिंह चौहान का बेटा होगा। रुद्र ने एक जुनून भरे लहजे में उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा। दीपक को उसकी बातों की सच्चाई देखकर यकीन हो गया था। तभी तो उनको अपनी बेटी की किस्मत पर जैसे फर्क हुआ था। इतना अच्छा दामाद तो वो शायद ही कभी ढूंढ पाते। फिर क्या, दीपक और सानवी ने रोशनी से उसकी मर्जी पूछे। हालांकि वो उन दोनों में महसूस कर चुके थे कि रोशनी रुद्र को पसंद करती है, पर फिर भी उनको लगा एक बार और अपनी तसल्ली के लिए पूछ लें। जब उन्होंने उससे पूछा तो रोशनी ने अपना सर झुका लिया। उसकी रजामंदी देखकर दोनों फैमिली ने मिलकर आज ही उन दोनों को आमने सामने बिठाकर एक दूसरे को अंगूठी पहनवा डाली। रोशनी और रुद्र ने एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे को अपना अपना हम सफर चुन लिया था। थोड़ी बहुत देर बाद ही रोशनी और रुद्र एक दूसरे के सामने खड़े हुए थे। खुश हो ना? रुद्र ने आगे बढ़कर उसके गालों को छूकर उससे पूछा। बहुत खुश, ये बोलकर वो उसके सीने से जा लगी थी। वहीं रुद्र ने भी उसको अपनी बाहों के घेरे में कस लिया। दोनों ही एक दूसरे के गले लगे अपनी अपनी बेचैनियां दूर कर रहे थे। जब संध्या को रोशनी के बारे में पता चला तो उसने दीपक के घर पर आकर खूब तमाशा मचाया था कि उसे क्यों नहीं बुलाया गया, उससे क्यों नहीं पूछा गया बात क्या है जो
उसकी इतनी गुपचुप और आनंद फानंद में शादी की जा रही। आखिर बात उसने बोली थी, ऐसी क्या गुल खिलाकर आई है ये। संध्या ने सारी हदें पार कर दी। बहन होकर बहन के लिए अनाप शनाप बोलने लगी थी। उसको इतनी देर से चुपचाप सुनते दीपक जी ने उसकी आखिरी बात पर सुनकर चिल्ला पड़े, संध्या, जबान संभाल कर बात करो। तुम्हें शर्म नहीं आती अपनी बहन के लिए ऐसा कहते। दीपक को अपनी परवरिश पर अफसोस हुआ था, जभी तो वो गुस्सा से उस पर चिल्ला पड़े थे। वहीं संध्या को दीपक का गुस्सा देखकर चकित हो गई। जिंदगी में पहली बार दीपक ने रोशनी की हिमायत में उसे डांटा था। डैड, आपने मुझे डांटा, वो भी इस रोशनी के लिए। संध्या को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इसलिए गुस्से में पागल होते हुए उसने कहा, क्यों, क्या ये मेरी बेटी नहीं है। दीपक ने 100 बातों की एक बात उससे बोल दी थी, मगर संध्या तो जैसे शॉक्ड की कैफियत में गुम हो चुकी थी। बस अब इस घर में कोई ज्यादती और नाइंसाफी नहीं होगी, दीपक ने कहा तो सानवी ने सुकून का सांस लिया। तो वहीं रोशनी को अपने जलते दिल पर ठंडे पानी के छींटे पड़ते महसूस हुए। आज उसको दीपक की बेटी होने का मान मिला था, वो भी उसके सामने, जो उसको नीचा दिखाने से बाज नहीं आया करती थी। रुद्राज अपने ऑफिस में बैठा हुआ था जब पीयून ने आकर उसको बताया कि कोई मोहित साहब आपसे मिलना चाहते हैं। इतना सुनते ही रुद्र के जैसे बदन में आग भर गई थी। उसने होठ बींचकर खुद को संभालते हुए कहा, अंदर भेज दो। ये सुनकर पीयून वहां से चला गया। थोड़ी ही देर बाद मोहित अपनी कमीनी हंसी के साथ उसके केबिन में आया और रुद्र के बिना इजाजत के बिना ही खुद चेयर खींचकर उस पर बैठ गया। रुद्र ने उसको देखकर घूरा, जी फरमाइए। वो मैं आपसे रोशनी के बारे में कुछ कहने आया था, मोहित ने स्टाइल मारते हुए कहा। रुद्र का दिल चाहा कि उस कमीने इंसान को एक कस कर थप्पड़ जड़ दे, मगर जब्त करते हुए बोला, क्या बात करना चाहते हैं आप रोशनी के बारे में। बस यही बताना चाहता था कि रोशनी किस किस्म की लड़की है। फिर मोहित ने नमक मिर्च लगाकर रोशनी के खिलाफ जहर उगलने लगा। रुद्र का अब सब्र जवाब दे गया। वो उठा और उसके कॉलर से उठाकर पूरी ताकत से उसके मुंह पर एक घूंसा जड़ दिया। रुद्र का घूंसा इतना ज्यादा ताकतवर था कि मोहित का सर दीवार से टकराया और फिर उसके सर से खून की बारिश से होने लगी। रुद्र का केबिन साउंड प्रूफ था, इसलिए उन दोनों के बीच क्या हो रहा है बाहर किसी को कोई आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। मोहित तो उसके ऐसे रिएक्शन की उम्मीद ही नहीं कर रहा था। तभी सर पर हाथ रखकर बोला, मोहित, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं तो आपके फायदे के लिए, रोशनी अच्छी लड़की नहीं है। रुद्र ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही दूसरा घूंसा जड़ दिया था। मोहित उसके बार से जैसे बिलबिला सा गया था। फिर वही बेशर्मी से बोला, मोहित, अगर आपने मुझे 2 लाख रुपए नहीं दिए तो मैं रोशनी के बारे में सबको बता दूंगा। उसकी बात सुनकर रुद्र ने उसको घूरते हुए अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और उससे बोला, ओहो, तो तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ये बोलते बोलते रुद्र की आंखों में खून उतर आया। तुम जानते हो तुम कहाँ खड़े हो। ये एक वकील का ऑफिस है, मैं तुम पर कोई भी केस लगा सकता हूँ। ये देखो। रुद्र ने वहीं पास की ड्रॉयर में से एक फाइल उठाकर उसकी आंखों के सामने रखी। रुद्र, ये अखबारों की कटिंग है, सब तुम्हारा कच्चा चिट्ठा बयान कर रहे हैं। मोहित का वो सब कटिंग देखकर दिमाग भग से उड़ गया था। रुद्र ने देखा कि मोहित के चेहरे का रंग उड़ चुका था। अरे भाई, उड़े भी क्यों ना। उसने रुद्र को हल्के में लेने की कोशिश जो करी थी, उन कटिंग में ये सब था। बैंक में डकैती का मुलजिम फरार, लाखों के जेवर चुराने वाला पुलिस हिरासत से भागा, पता नहीं कौन कौन से उसके जुर्म थे जिनकी कटिंग वहां पर रखी हुई थी। बस अपनी खैरियत चाहते हो तो चले जाओ। अब अगर तुमने रोशनी का नाम भी लिया तो मैं तुम्हें जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी पुलिस के हवाले कर सकता हूँ, मगर तुम मेरी रोशनी की बहन के पति हो, इसलिए तुम्हें छोड़ रहा हूँ, वरना। रुद्र ने अपनी लाल होती आंखों से उसको घूरते हुए कहा। वहीं उसकी बातें सुनकर मोहित की नजरें छुप गई थी। फिर उसके बाद वो संभल कर वहां से निकला और अपने घर चला गया, उम्र भर का पछतावा लेकर। रुद्र और रोशनी की शादी हो गई। मोहित भी संध्या के साथ उनकी शादी में शामिल हुआ था, लेकिन काफी शर्मिंदा और डरा डरा सा था। रोशनी बहुत खुश थी रुद्र को पाकर। वो खुद को दुनिया की खुशकिस्मत लड़की समझ गई थी। उसके बाद वो रुद्र के साथ हाथ में हाथ डाले नए सफर के लिए निकल पड़ी थी। शादी के 1 हफ्ते बाद वो दोनों अमेरिका आ गए। रुद्र ने हेमा जी को उनके गांव में छुड़वा दिया था। वो भी अब अपनी बची हुई जिंदगी गांव में रहकर गुजारना चाहती थी। अमेरिका में पहुंचकर रुद्र ने अपना पारिवारिक बिजनेस संभाल लिया था।
जो काफ़ी टाइम से उसका पीए संभाल रहा था। सब कुछ ठीक चल रहा था कि रोशनी बहुत परेशान रहने लगी। उसके पेट में एक पाप पल रहा था। इन दिनों में उसने इस पर ध्यान देना ही छोड़ा हुआ था। अब जब अपनी लाइफ में वो सेट हो गई तो उसने इस पर ध्यान दिया। वो इस बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी, मगर वक्त गुजर चुका था कि ऐसा होना मुश्किल था। टाइम आगे सरका और रोशनी ने एक खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया, मगर रोशनी के दिल में उसके लिए कोई ममता न जागी। उसकी हालत को देखते हुए रुद्र ने ही उस बच्चे को अपनी छांव दी। रोशनी उस बच्चे को बिल्कुल भी अहमियत नहीं देती थी। रुद्र ने उसको बहुत समझाया, पर रोशनी ने कभी उसको अपनी छांव ना दी। यहाँ तक कि उसके हर छोटे बड़े काम भी रुद्र अपने ही हाथों से करता था। जब ही तो वो बच्चा अपने डैड के करीब होता गया। रोशनी उस बच्चे को एक माँ का प्यार ना दे सकी। उस बच्चे का नाम भी रुद्र ने रखा, ऋषभ रुद्राज सिंह चौहान। इस बच्चे के बाद रोशनी और रुद्र के प्यार की निशानी इस दुनिया में आई। इस बार भी उसने बेटे को जन्म दिया। तब पहली बार रोशनी को माँ बनने का एहसास हुआ और वो बहुत खुश हुई। अब तो बस रोशनी का सारा प्यार अपने इस बेटे ऋषि के हिस्से में डालने लगी थी। रोशनी जो थोड़ा बहुत ऋषभ का ध्यान रख लेती थी, अब और ज्यादा उससे दूर होती चली गई। ऋषभ 3 साल और ऋषि 2 साल का हो चुका था। बढ़ते वक्त के साथ उन बच्चों के नेचर बने। जहाँ ऋषि शरारती था, वहीं ऋषभ के स्वभाव में खामोशी ही खामोशी आ गई। हालांकि रुद्र उसको अपने सगे बेटे से ज्यादा मानता था, वो भी उससे ही अटैच था। पर रोशनी को ऋषि से प्यार करता देखकर वो भोली सी सूरत लेकर उसको देखने लग जाता था। रुद्र भी अब रोशनी को समझा समझा कर थक गया था। आखिर उसने भगवान पर छोड़ दिया था कि अब वो ही कुछ कर सकते हैं। रोशनी रुद्र के सीने पर अपना सर रखे उसको बहुत प्यार और ध्यान से देख रही थी। जब रुद्र ने उसको देखकर पूछा, रुद्र क्या हुआ मैडम, ऐसे क्या देख रही हैं आप? रोशनी, आपके चेहरे पर एक खास रोशनी है जो मैंने किसी और के चेहरे पर नहीं देखी। रुद्र उसकी बात सुनकर मुस्कुरा देता है और उसको अपने ऊपर लेटाते हुए उसके होठों को अच्छे से चूमने के बाद बोलता है, रुद्र ये मेरे जुनून इश्क की रोशनी है। उसकी बात सुनकर रोशनी चुप हो जाती है। वाकई रुद्र के इश्क ने उसके अंदर एक गुरूर पैदा कर दिया था। वक्त थोड़ा और आगे सरका, दिन गुजरने लगे। तभी रुद्र को पता चला मोहित काफी बदल गया था। अपनी जॉब पर टाइम से जाता और आता, साथ ही संध्या का ख्याल रखता था। उसने सब ऐप छोड़ दिए थे। वहीं अब संध्या भी बदल गई थी। उनको अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। संध्या बच्चा पैदा करने के काबिल ना थी। जब रोशनी को ये सब पता चला तो उसको अफसोस हुआ। फिर अचानक ही उसके दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। एक अजीब सा ख्याल आया। उसने बड़ी हिम्मत से इस बारे में रुद्र से मशवरा किया। तो रुद्र पहले तो आपे से बाहर हो गया, फिर 3 से 4 दिन बाद पता नहीं कुछ सोचकर रुद्र तैयार हो गया। इंडिया आकर रोशनी ने घर पर सबके सामने अपना ख्याल मोहित और संध्या को बताया तो वो दोनों खुशी से पागल हो गए। संध्या तो ममता की प्यासी ही थी। तभी तो उसने रोशनी के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर देना रोशनी, मैंने कभी तुम्हें वो प्यार ही नहीं दिया जिसकी तुम हकदार थी। तभी तो भगवान ने मेरी गोद सूनी कर दी। उसके बावजूद तुम मुझे अपने दिल के टुकड़े को सौंप रही हो। संध्या की बात सुनकर दीपक और सानवी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वहीं वो दोनों अपनी दूसरी बेटी की बात सुनकर गर्व महसूस करते हैं। संध्या और मोहित को ऋषभ मिल गया था। वहीं संध्या ने 3 साल के ऋषभ को अपनी ममता की छांव में ले लिया था। इधर रोशनी दिल में सुकून सी पा रही थी। ऋषभ जिसका खून था उसके पास पहुंच गया था। मोहित ने उसको अपना बेटा समझकर कबूल करके खूब प्यार किया था। सब अपनी अपनी लाइफ में खुश और सुकून से थे। रोशनी और रुद्र वापस अमेरिका चले गए थे, पर जाते जाते रुद्र की आंखों में आंसू जरूर थे, पर उसको यकीन था अब उसके ऋषभ को माँ और बाप दोनों का प्यार मिल सकेगा। उसके लिए तो उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर हामी भरी थी। रोशनी जानती थी मोहित के लिए यही सजा बहुत है कि वो कभी ना जान सकेगा कि ऋषभ उसका अपना खून है। प्यार तो होना ही था। ये छोटी सी कहानी मेरी यहीं पे समाप्त करती हूँ। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।